वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? अच्छे हो? बढ़िया हो? हेलो बेटा, हेलो। आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस और नो? एम आई क्लियरली ऑडिबल? चलो, तो चलिए आईटीसी आज का डिस्कशन हम करेंगे। सो दोस्तों चलिए, अभी जो है हम आईटीसी का चार्ट रिवीजन करेंगे। और यस, आपका मजा भी बहुत आएगा। सो आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? हाउस द जोश? जोर से बोलिए। हाय सर। ओके, डन 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 डन। तो खुश रहो बेटा। चलो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा रिवीजन ऑन आईटीसी। सबसे पहले तो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशंस दी है। ये डेफिनेशंस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फटाफट। पहले मैं रिवीजन करवा लेता हूँ, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स पे हम बात करेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि देखो, अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपका परचेस किया हुआ गुड्स या जो भी इनवर्ड सप्लाई हुआ है, आइदर वो इनपुट में होना चाहिए, या वो इनपुट सर्विस में होना चाहिए, या फिर कैपिटल गुड्स में होना चाहिए। यानी ये तीनों में से कोई एक डेफिनेशन में वो कवर होना चाहिए, तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। क्रेडिट कैसे मिलेंगे? हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखे थे कि जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई किए उसके क्रेडिट जो है, आईजीएसटी का क्रेडिट आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, जो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और बाद में बचा हुआ क्रेडिट आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए ले सकते हो। वो कोई भी रेशियो में ले सकते हो। अगर आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो सीजीएसटी का क्रेडिट, जो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों में अलाउड है, और एसजीएसटी का क्रेडिट जो दोनों में अलाउड है। इसके ऊपर हमने अच्छे से बात की। तो इनपुट की डेफिनेशन है क्या? एनी गुड्स यूज अदर देन कैपिटल गुड्स और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट की बस एक ही शर्त है कि अगर आपको इनपुट के क्रेडिट चाहिए तो वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। आइदर आपने परचेस करके यूज कर लिए या आपने स्टॉक में रखे होगे तो भी आईटीसी मिल जाते हैं। वन टू वन कोरिलेशन आईटीसी में नहीं होती है। तो आपने अगर यहाँ पे स्टॉक में रखे होगे तो भी आपको आईटीसी मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में बेटा बस उनकी ये कंडीशन है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन वही जहां हमने 9 एक्टिविटीज देखी थी। तो यहाँ पे आपको याद होगा, तो ट्रेड, प्रोफेशन, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए, या बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर क्लोजर ऑफ द बिजनेस, या फिर क्लब की सर्विसेज एक्सेट्रा। तो उस इन द कोर्स ऑफ दैट एक्टिविटी आपने कोई भी गुड्स खरीदा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि उसे इनपुट कहा जाएगा। ओके, एज पर सेक्शन 2 भी आपने याद रखा, 259 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो एक बात का ख्याल रखना, जो कुछ भी परचेस किया है सबके क्रेडिट अलाउ कर देना अगर वो बिजनेस में है, एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। आगे मैं आपको ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताऊंगा। ओके, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन पहला थॉट तो ये आना चाहिए कि सभी का बदला लेगा। ओके, मतलब यहाँ पे सबका क्रेडिट आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बेटा इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस यानी क्या? एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है। ओके, और थर्ड है कैपिटल गुड्स। अब ख्याल रहे, आप दो टाइप की परचेस करते हो, एक गुड्स की परचेस करते हो, दूसरा इनपुट सर्विस की परचेस करते हो। ओके, तो अब यहां पे आप गुड्स की परचेस करते हो और एक सर्विस की। गुड्स दो इसमें डिवाइडेड है, इनपुट और कैपिटल गुड्स। सर्विस दो इसमें डिवाइडेड नहीं है। सर्विस एक ही इसमें, मतलब कोई भी सर्विस खरीदी तो वो इनपुट सर्विस मानी जाएगी। ओके, पर गुड्स दो इसमें डिवाइडेड है, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है क्या, और ये डेफिनेशन क्यों उन्होंने अलग अलग यहाँ पे दी है? पहली बात तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, नॉर्मली जब अकाउंट में आप
क्या करते हो कि जिसकी वैल्यू ओके 1 साल से ज़्यादा, मतलब जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, वो कैपिटल गुड्स आप असेट साइड में लिखते हो। तो ऐसे सिचुएशन में सेम डेफिनेशन यहाँ पे जीएसटी में यूज़ की है कि वो गुड्स जहाँ जो आपने कैपिटलाइज किया है, असेट बताइए, वो कैपिटल गुड्स माना जाएगा। ओके, और वो भी अगर बिजनेस के लिए यूज़ किया गया तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका गुड्स इनपुट्स हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, सुनिएगा, इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, तीनों में से कुछ भी हो, आपको जो है क्रेडिट यहाँ पे 100% अलाउ हो गए, इनपुट के, इनपुट सर्विस के, कैपिटल गुड्स के। नाउ अब सवाल ये है कि सर जब क्रेडिट 100% ही अलाउ करना था तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्यों क्रिएट किया भाई? ये तो बताओ, डिफरेंस क्यों क्रिएट किया? इसलिए बेटा क्योंकि आगे कुछ प्रोविजन है, जैसे अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, अगर यहाँ पे एग्जाम सप्लाई हो गए तो, या फिर स्विचिंग के केस में सेक्शन 18 होगा तो वो सिचुएशन में कैपिटल गुड्स के लिए थोड़ी अलग पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिजाइन की है। इसलिए उन्होंने गुड्स में ये दो डिवाइडेशन किए हैं, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे आपके कॉमन पोर्टल पे, जीएसटीएन पोर्टल पे पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने चार्ट पढ़ा होगा, ओके, वो चैप्टर पढ़ा होगा और आपको याद होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दो होते हैं। यानी आप जो परचेस करते हो आपके जीएसटीआर 2A में ऑटोमेटिक अपडेट होता है वो क्रेडिट, और वो क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो अगर इस चैप्टर की सभी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी। तो वो जो क्रेडिट आपने लिया उसे वो लेजर को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं। और इनवर्ट सप्लाई, यहाँ पे चलो, यहाँ तो कुछ डेफिनेशन मैंने ली, लेकिन मैं अपनी रेगुलर बुक से भी, ओके, थोड़ा मैं साथ साथ में अपनी रेगुलर बुक भी यूज करूंगा तो आपका बहुत कुछ इसमें हो जाएगा। जस्ट मिनट। हाँ, तो और कुछ बचा होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये जो है एक बात और बता दूं, यह आईटीसी में सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक हम पढ़ने वाले हैं। चलो एक बार मेरे साथ फटाफट सेक्शन की लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे साथ, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 एग्जम्पशन जो हम बाद में रिवाइज करेंगे, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 15 क्या था? वैल्यूएशन। सेक्शन 16 जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी, 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक क्रेडिट, 18 जो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये इस तरह से सेक्शन आईटीसी में दिए गए। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनपुट की डेफिनेशन हो गई, हमने हमारी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हो गई। ओके, उसके बाद में इनपुट सर्विस की डेफिनेशन हो गई। एक कंसेप्ट आता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब आप क्रेडिट लोगे तो कौन कौन से टैक्स का आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, तो देखो, जो आपको आईजीएसटी पास ऑन हुआ, सीजीएसटी पास ऑन हुआ, उसका भी क्रेडिट ले सकते हो, जो आपने परचेसेस किए, जो आपको सप्लाई किया गया। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट पे अगर आईजीएसटी देते हो, सुनिए, इंपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम के थ्रू आईजीएसटी लगता है, एसई 37, तो वो आईजीएसटी जो इंपोर्टेड गुड्स पे आपने दिया, ओके, वो भी आप जो है आईटीसी ले सकते हो। और ये जो चारों क्लॉज है, बी सी डी ई, ये रिवर्स चार्ज के अलग अलग एक्ट के, जैसे सीजीएसटी होगा तो 9394, ओके, यहाँ पे एसजीएसटी होगा तो सॉरी आईजीएसटी होगा तो 5354, एसजीएसटी होगा तो 9394 और यूटीजीएसटी होगा तो 7374। अलग अलग एक्ट के, आपको इतना चारों नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि रिवर्स चार्ज में, ओके, आपने जो जीएसटी दिया उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन डीलर से परचेस किया होगा और उस नालायक ने अगर जीएसटी पास ऑन किया होगा, ध्यान सुनना, उस नालायक ने अगर जीएसटी पास ऑन किया होगा तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअली कंपोजिशन डीलर जीएसटी पास ऑन नहीं कर सकता है, और उसने कर दिया होगा तो आप तो भी भले आदमी हो, आपने उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ओके, फिर बेटा यहाँ पे मुझे जो लगने और कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर मुझे लगी तो मैं वो भी फटाफट रिवाइज कर लेता हूं। यस बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट में आपको पढ़ाना चाहता हूँ और वो है क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज। ओके, अब जब भी आईटीसी पढ़ोगे तो अगर वर्ड है क्रेडिट अवेल और क्रेडिट टेकिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब आपकी क्रेडिट साइड, आप क्रेडिट ले रहे हो। अब क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, सेक्शन 16(2) की कंडीशन जो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्रेडिट अवेलमेंट मतलब क्रेडिट ले रहे हो और लेने के बाद आप उसको
आपके लायबिलिटी रजिस्टर में जो आपकी लायबिलिटी है उसके लिए यूज करोगे उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपका कॉमन पोर्टल पे मेंटेन होता है, तो क्रेडिट साइड मतलब उसका क्रेडिट लेना और डेबिट साइड मतलब उसको यूटिलाइज करना। बहुत सी बार जो आईटीसी चैप्टर में वर्ड यूज होता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी यानी क्या? ओके तो यार रिवर्सल ऑफ आईटीसी यानी क्या? तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी मतलब क्या कि कभी कभी कुछ केसेस में जो आपने आईटीसी लिया वो आपको जो है रिवर्स करना पड़ता है, तो रिवर्स भी डेबिट साइड में होता है, इसलिए यूज भी होगा तो भी डेबिट साइड, रिवर्सल होगा तो भी डेबिट साइड। ओके तो दोनों एंट्री इस तरफ ही होगी। चलिए अब बेटा यहां पे ये हमने देखा। अब वापस आते हैं हमारे चार्ट पे, ये डेफिनेशन पार्ट में कुछ रह गया तो हमने देख लिया, अब हमारे चार्ट पे आते हैं। चलिए तो ये हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की सभी डेफिनेशन देखी। अब हम सेक्शन 16 पे आते हैं। सेक्शन 16 पहला सेक्शन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ आईटीसी जो आपके चार्ट में दिया है, बड़ा समराइज करके मैंने दिया और फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके पहली एलिजिबिलिटी, अगर इंडिया में किसी को बंदे को भी क्रेडिट लेना है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सुनना, अगर क्रेडिट लेना है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और उसने जो है वो बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, वो सप्लाई बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, तो हम आईटीसी ले सकते हैं। अब वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, इसके ये खेल में मैं एक बात आपको यहां समझाना चाहूंगा, और वो कौन सा? ओके एक पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक कंसेप्ट लिया था, वो जरूर डायग्राम होगी तो मैं पढ़ाऊंगा। देखो कैसे। ओके यहाँ 2 मिनट में आप समझा दो ठीक, नहीं तो फिर जितना समझा उतना। ओके देखो क्या था कि पहले आप जो है लायबल टू रजिस्टर्ड हुए। ओके लायबल टू रजिस्टर्ड हुए 10 जन को, मतलब क्या कि आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ या फिर सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। ओके 10 जन को लॉ ये कहता है कि अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए तो आपको 30 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप 30 दिन में अप्लाई कर देते हो फॉर रजिस्ट्रेशन तो आप रजिस्टर्ड पर्सन उस दिन से माने जाओगे जिस दिन से आप लायबल टू रजिस्टर हुए, मतलब 10th ऑफ जैन से आप रजिस्टर पर्सन माने जाओगे। लेकिन अगर आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, कम ऑन मैं आपका ध्यान जाना चाहूंगा, कि अगर आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया तो फिर आप रजिस्टर पर्सन उसी दिन से माने जाओगे जिस दिन आरसी आएगी। तो अब देखो क्या, पहला केस लेते हैं कि आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो आप रजिस्टर पर्सन किस दिन से माने गए? 10th ऑफ जैन से। 10th ऑफ जैन से रजिस्टर पर्सन माने गए, तो क्यों? क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए आप कौन होने चाहिए? रजिस्टर पर्सन। तो 10th ऑफ जैन से आप टैक्स भी दोगे और जो भी आपने इनवर्स अप्लाई किया उसका क्रेडिट भी लोगे। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर पर्सन 10 जैन से ही माने गए। इवन दो आपकी आरसी बाद में आई होगी, आरसी 5th फेब को आई होगी, उससे कोई लेना देना नहीं, आप इसी डेट से रजिस्टर पर्सन माने गए, तो जहां तक देखा जाए तो आपको क्रेडिट 10 जैन से ही मिलेगा। लेकिन आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, 30 दिन में अप्लाई नहीं किया तो इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है? समझ लो आपने अप्लाई बाद में किया, इफ यू अप्लाइड आफ्टर, एक मिनट, इफ यू नॉट अप्लाइड ओके विद इन 30 डेज तो आप रजिस्टर्ड पर्सन उस दिन से माने जाओगे जिस दिन आरसी आई, यानी 5th ऑफ फेब से। अब अगर आप 5th ऑफ फेब से रजिस्टर्ड पर्सन माने गए तो नुकसान क्या है मैं बताता हूं। आपको आउटपुट टैक्स तो 10 जैन से देना पड़ेगा, पर क्रेडिट जो है 5th फेज से मिलेगा, यानी 10 जैन से लेके 5th फेज तक का जो भी आपने परचेसेस किया उसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। और सेक्शन 18 के हिसाब से स्टॉक के भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन 18 में जब आप स्विच होते हो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड तो आपको स्टॉक के क्रेडिट मिलते हैं, तो वो सिचुएशन में स्टॉक के भी क्रेडिट जाएंगे अगर आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, एज वेल एज 10 जैन से लेके 5th ऑफ फेब तक अगर यहां पे कोई परचेसेस होगी तो उसके भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटा कोई भी हालत में आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना, सो दैट आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहे। चलो ये कंसेप्ट हमने देखा, वापस आते हैं हमारे चार्ट पे। हमारे यहां पे देखिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए तो आपको क्रेडिट मिलेगा। दूसरा बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अब कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी, आईटीसी लेने की कंडीशंस क्या है? आईटीसी लेने की कंडीशंस क्या है तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ओके ओवरराइडिंग सेक्शन 16 ये तो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले तो कंडीशंस देख लेते हैं। पहले ए, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, मतलब क्या, अगर आपको इस मंथ में आपने जो परचेस किया है या इनवर्स सप्लाई हुआ
हुआ है उसका आपके पास इस मंथ में आपके सप्लायर से टैक्स इनवॉइस आ चुका है या डेबिट नोट आ चुकी है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, और सेकंड, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज सर बोथ। ओके, यानी आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों भी रिसीव हो चुके हैं इस मंथ में। यानी अगर आपको इस मंथ में या इस क्वार्टर में आईटीसी क्लेम करना है तो आपको जो है दो बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी दो बेसिक कंडीशंस बेटा? तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट उसका आ गया, डेबिट नोट पे भी आपको आईटीसी मिलेगा, यानी सप्लायर ने एक्स्ट्रा डेबिट नोट भेजी होगी तो उसका भी आईटीसी मिल जाएगा, और गुड्स और सर्विसेज दोनों भी रिसीव हो चुकी है। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, नीचे मैंने दिया होगा रूल 36 के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ओके, तो देखो अब रूल 36 में उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि आपके पास क्रेडिट क्लेम करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहला, इनवॉइस बाय द सप्लायर, सुनिए ध्यान से सुनिए। ओके, इनवॉइस बाय द सप्लायर, यानी सप्लायर ने अगर टैक्स इनवॉइस दिया होगा तो वो टैक्स इनवॉइस आपके पोजीशन में चाहिए इस मंथ में, तो आपको आईटीसी मिलेगा। या इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट, ये कंसेप्ट थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, अदरवाइज आपको ओके नोट्स पढ़नी पड़ेगी, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, रिवर्स चार्ज में अब मैं आपको ये समझाता हूं कि देखो सप्लायर और रिसिपिएंट, सप्लायर और रिसिपिएंट, अब देखो इसने ऐसा कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई किया, ध्यान से देखना, ऐसा कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई किया जो 9(3) में नोटिफाइड है। ओके, 9(3) में नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज में। ओके, अगर रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है तो टैक्स किसे पे करना पड़ेगा? कंपल्सरीली टैक्स रिसिपिएंट को ही पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, अंडर रिवर्स चार्ज। वेरी गुड। ओके, आरसीएम में रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा बेटा, ये हमने देख लिया। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं, गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, गवर्नमेंट कहती है देख भाई ये रजिस्टर्ड है या ये अनरजिस्टर्ड है, हमें कोई लेना देना नहीं। रिसिपिएंट को टैक्स देना है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में लेना पड़ेगा, लेकिन उसको टैक्स तो उसको ही देना पड़ेगा। अब देखो यहां पे मैं एक बात बता देता हूं, अब प्रोसीजर ऐसी है कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, प्रोसीजर देखो कैसे रजिस्टर्ड है, तो ये जब इनवॉइस देगा तो ये भी टैक्स इनवॉइस ही देगा सप्लायर। जैसे 1 लाख वैल्यू, 1 लाख वैल्यू 1 लाख, और उसके ऊपर जीएसटी, वो जीएसटी भी कैलकुलेट, आपका सप्लायर जीएसटी भी कैलकुलेट करेगा, जीएसटी समझ लो 12,000, लेकिन वो गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा। इनवॉइस में एक यहां पे एक एरिया जो है वहां पे होता है टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, इनवॉइस में एक कंटेंट होता है टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, वहां आपको टिक कर देना पड़ता है कि भाई ये इनवॉइस जो हम बना रहे हैं ठीक है, टैक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू हम बता रहे हैं, हम टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इसलिए टैक्स इनवॉइस उसको देना पड़ेगा, लेकिन ओके वो टिक कर देगा कि ये सप्लाई अंडर आरसीएम है, ये सप्लाई अंडर आरसीएम है। जैसे लॉयर की लीगल सर्विस आरसीएम में है, बाकी सर्विस लॉयर देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में है, तो जब वो लीगल सर्विस का बिल बनाएगा तो वहां टिक कर देगा, वो रजिस्टर्ड बंदा है वहां टिक कर देगा कि भाई रिवर्स चार्ज में है, और उसका टैक्स कौन देगा बेटा? रिसिपिएंट देगा। तो यहां पे एक बार फिर से वैल्यू टैक्स इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, वैल्यू वो बताएगा, जीएसटी वो बताएगा, इनवॉइस में जीएसटी वो कैलकुलेट करेगा, लेकिन वो अंडर आरसीएम टिक कर देगा, और उसका टैक्स जो है यहां पे रिसिपिएंट पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। अब देखो रिसिपिएंट जो है वो भी बिजनेस एंटिटी है, B2B ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी आप सप्लाई करती है, तो क्या ये 12,000 रिसिपिएंट ने पे किए, क्या इसका वो आईटीसी ले सकते हैं? बिल्कुल आईटीसी ले सकते हैं, जो रिवर्स चार्ज में पे किया उसका आईटीसी वो ले सकते हैं। और यहां पे रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सप्लायर ने ही टैक्स इनवॉइस बना के दे दिया था, इसलिए रिसिपिएंट को कोई भी टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, वो ये इनवॉइस के बेस पे आईटीसी ले लेगा। लेकिन एग्जांपल नंबर 2, अगर यहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अब वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, लायबिलिटी तो रिसिपिएंट पे, तो ऐसे ही सिचुएशन में जब ये इनवॉइस बनाएगा बेटा, तो इनवॉइस में जीएसटी नहीं लगाएगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा ही नहीं, वो नॉर्मल इनवॉइस बनाएगा, और नॉर्मल इनवॉइस में जो वैल्यू बताएगा वो वैल्यू उसने 1 लाख रुपए बताई, ओके 1 लाख रुपए बताई, जीएसटी बता ही नहीं सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में जो ये रिसिपिएंट है बेटा, ये रिसिपिएंट ओके टैक्स इनवॉइस बनाता है, हाँ इसको सेल्फ इनवॉइसिंग भी कहते हैं, इसको सेल्फ इनवॉइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसको एक कवरिंग डॉक्यूमेंट बना के रखना पड़ता है, और ये जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा उसका इनवॉइस रिसिपिएंट को बनाना पड़ता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट को तो यही पे करेगा, नो डाउट,
गवर्नमेंट को तो यही पे करेगा, लेकिन इसका सेल्फ इनवॉइस भी बनाएगा, और ये जो सेल्फ इनवॉइस बनाएगा जिसमें वो जीएसटी भी बताएगा। ओके, अब समझ लो, सेल्फ इनवॉइस बताया वैल्यू, और वैल्यू 1,00,000 रुपए। ओके, जीएसटी 12,000 रुपए उसने ओके अपनी परचेस का इनवॉइस बनाया, और जब वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी रहेगा वो जीएसटी में ये क्रेडिट वो यूज कर सकता है। बोलो समझा कि नहीं समझा, जोर से बोलो। ओके, यहाँ पे आपका आंसर मुझे चाहिए, समझा या नहीं समझा, यस और नो, यस और नो, समझा या नहीं समझा, वेरी गुड, समझ में आया आपके, ये हुई ना बात। चलिए, तो यहां पे ओके दूसरा बेटा, इनवॉइस बाय रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। ओके, स्पेशली रिसिपिएंट इनवॉइस सेल्फ इनवॉइस तब बनाता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। ओके, उसके बाद में डेबिट नोट, अगर सप्लायर ने यहाँ पे डेबिट नोट दी होगी तो उसके बेस पर भी हम क्रेडिट ले सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होती है, बिल ऑफ एंट्री यानी इंपोर्टेड गुड्स के केस में हम क्रेडिट ले सकते हैं। रिवाइज इनवॉइस, ओके इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा होगा, रिवाइज इनवॉइस यानी यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट तब लगते हैं जब आप जो है, इनवॉइस चैप्टर में कवर होगा ये, तो रिवाइज इनवॉइस तब लगते हैं जब आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था लायबल टू रजिस्टर्ड, लेकिन हमें आरसी 3 फेब को आई, तो जब हम लायबल हुए 10 जनवरी से तो 3 फेब तक ओके मैं एक नॉर्मल इनवॉइस इशू करेगा, और जैसे ही मेरे पास आरसी आ गई और जीएसटी नंबर आया तो मैं सब इनवॉइस रिवाइज करके दूंगा। डिटेल डिस्कशन हम इनवॉइस में पढ़ेंगे। और डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको आईटीसी मिलेंगे। उसके बाद में वापस आ जाता हूं तो ये दो कंडीशन हमने देखा कि भाई जो जो भी डॉक्यूमेंट रूल 36 में प्रिस्क्राइब किए हैं ओके वो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में चाहिए। यहाँ तो दो कहे, उन्होंने और बहुत सारे डॉक्यूमेंट कहे, और गुड्स और सर्विसेज ओके रिसीव हो जाना चाहिए। एक कंसेप्ट है बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल, ये बिल टू शिप टू मॉडल को समझ लो। ओके, फटाफट समझा देता हूं। आर यू रेडी, यस और नो? तो चलो, बिल टू शिप टू मॉडल क्या हो गया। ओके, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ओके और ये थर्ड पर्सन है। ओके, कोई थर्ड पर्सन, ये रिसिपिएंट ने इसको ऑर्डर दिया कि भाई मुझे गुड्स चाहिए, इसने ये ऑर्डर आगे फॉरवर्ड किया सप्लायर को। ओके, तो यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है ओके, पहला इनवॉइस जो है ये सप्लायर इसके नाम का, क्योंकि एस और आर का कोई लेना देना नहीं है, एस और आर का कोई लेना देना नहीं है। ये ऑर्डर इसको गई, इसने आगे एस को फॉरवर्ड कर दी, तो एस इनवॉइस थर्ड पर्सन को देगा, थर्ड पर्सन इनवॉइस रिसिपिएंट को देगा। अब समझ लो, एग्जांपल लो या इनवॉइस। ओके, पहला इनवॉइस जो है ओके सप्लायर थर्ड पर्सन को इनवॉइस जो देगा इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1,00,000 रुपए, और उसके ऊपर जीएसटी है 12,000 रुपए, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी है 12,000 रुपए। यस बेटा, यस, ठीक है, तो ये 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है। अब आगे ये माल, ये जो है ये आगे इनवॉइस बना रहा है 1,50,000 का। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी 12%, तो 12% 18,000 रुपए उसका होना चाहिए। कैलकुलेशन आपने कर लेना, कैलकुलेशन ज्यादा, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे 18,000 रुपए उसका जीएसटी आएगा। अब लेकिन ये थर्ड पर्सन क्या सोचता है कि भाई तू गुड्स मुझे भेजेगा और फिर बाद में मैं उसको भेजूंगा, तो एक काम करना यार, ये गुड्स डायरेक्ट तू ही भेज दे। ओके, तू ही डायरेक्ट सप्लाई कर दे गुड्स को, मैं जो मेरा कस्टमर है, मेरा क्लाइंट है, उसको डायरेक्ट गुड सप्लाई कर दे। तो इसको कहा जाता है बिल टू शिप टू। ये सप्लायर बिल टू तो थर्ड पर्सन को कर रहा है, ओके बिल टू थर्ड पर्सन को कर रहा है, लेकिन शिप टू जो है वो शिप टू रिसिपिएंट को कर रहा है। ओके, आई रिपीट, बिल टू थर्ड पर्सन को कर रहा है लेकिन शिप टू रिसिपिएंट को कर रहा है। आई होप आपको ये जो है यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब ये जो पहला बिल है, ये जो पहला बिल है ओके यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, थर्ड पर्सन का आउटपुट टैक्स है 18,000, क्योंकि उसने इनवॉइस 18,000 का बनाया, और ओके उसकी रिसीव परचेस है 12,000, तो वो आईटीसी लेगा 12,000 का, ठीक है, आईटीसी लेगा 12,000 का, और नेट गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन आईटीसी लेने की एक कंडीशन है कि गुड्स और सर्विस रिसीव होने चाहिए। अब ये ट्रांजैक्शन में थर्ड पर्सन को गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए, क्योंकि डायरेक्ट डिलीवरी रिसिपिएंट को चले गई। तो डायरेक्ट डिलीवरी अगर रिसिपिएंट को सर्विस चले गई तो ये थर्ड पर्सन वो सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें फंस जाएगा, और वो कहेगा अरे भाई मेरे को गुड्स और सर्विसेज जब रिसीव ही नहीं हुई है तो मैं क्रेडिट कैसे लूं। तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए स्पेशल क्लॉज लाया गया। और उसके लिए क्या स्पेशल क्लॉज लाया गया कि अगर आपका मॉडल बिल टू शिप टू होगा, ख्याल रखिए, अगर आपका मॉडल बिल टू शिप टू होगा तो ऐसे सिचुएशन में ओके अगर गुड्स का सप्लाई हुए होंगे, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड ओके बाय द सप्लायर, मतलब क्या,
ये गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ओके ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब ये थर्ड पर्सन के लिए इवन दो एक्चुअली गुड्स आया नहीं, पर ये माना जाएगा कि गुड्स आ गया। और कब माना जाएगा कि इसको गुड्स आ गया क्रेडिट लेने के लिए? जब सप्लायर ने डिलीवर्ड कर दिया। ख्याल सुनना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिस दिन सप्लायर ने डिलीवर्ड किया, डिस्पैच किया, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि इसको रिसीव हो गया, ये अपने क्रेडिट ले सकता है। ओके, उस दिन के बाद क्रेडिट ले सकता है। और सर्विस होगी तो सर्विस प्रोवाइडेड। ओके ये जो बिल टू शिप टू मॉडल के लिए हमने स्पेशल डिस्कशन किया। उसके बाद में सी क्लॉज, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। ओके मतलब क्या? मतलब इसका एग्जांपल ऐसा लो कि अगर ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। ओके ये सप्लायर रिसिपिएंट है और सप्लायर ने इनवॉइस दिया है वैल्यू 1 लाख का। ध्यान से देखिएगा, सप्लायर ने इनवॉइस दिया वैल्यू 1 लाख, उसके ऊपर जीएसटी है, जीएसटी एट द रेट 12% है, 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो आगे क्या, इसने ये 12,000 का आईटीसी ले लिया रिसिपिएंट ने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया। अब रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा, लेकिन ओके गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आपके सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया उसका उसने गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना चाहिए और 12,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। अगर ये पता चलता है कि आपके सप्लायर तो गायब हो गया, ओके वो यहां पे दुबई चले गया, ओके या कहीं अंडरग्राउंड हो गया और उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो फिर आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं अलाउ करेगा। अब आप कहोगे सर इसमें मेरी क्या गलती है? ओके मैंने तो यहां पे उसको वैल्यू दिया, मैंने जीएसटी का भी पेमेंट उसको किया है, अब उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो मैं क्या करूं? गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। ओके गवर्नमेंट कहेगी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता। तो मतलब इस सिंपल वर्ड गवर्नमेंट ये कहेगी यहां पे कि देखो भाई ओके वो हमें आप सप्लायर का ओके चुनाव आपने किया, सप्लायर को पसंद आपने किया, सप्लायर से आपने खरीदा, अब आपका सप्लायर धोखेबाज निकला तो हम क्या करें? उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हम आपके क्रेडिट डिनाई कर देंगे अगर हमें पता चलता है कि उसने यहां पे ओके उसने यहां पे जो है जहां तक है पे नहीं किए। और अब डिनाई कर देगा मतलब क्या? डिनाई कर देगा मतलब यह है कि अगर आपने क्रेडिट ले लिए होगे तो रिवर्स करने पड़ेंगे। आई रिपीट, आपने क्रेडिट ले लिए होगे तो रिवर्स करने पड़ेंगे। तो ये तीसरी कंडीशन थी। ओके क्या कंडीशन थी बेटा तीसरी? चलो एक बार फिर से। ओके तीसरी कंडीशन थी कि टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। और लास्ट, ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी जो भी आईटीसी क्लेम कर रहा है वो उसने उसके रिटर्न फर्निश करने चाहिए, उसने उसके रिटर्न फर्निश करने चाहिए। अब ये चार कंडीशंस तो हमने देखी, लेकिन यहां पे रूल 36 में और कंडीशन दी है जो आईटीसी लेने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर हमने ए बी सी डी 4 कंडीशन तो देखा, लेकिन यहां पे रूल 36 में और 4 कंडीशन है। पहला, आईटीसी अवेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स पे आप आईटीसी ले सकते हो। इसलिए जब भी आप ऑडिट करो तो ख्याल रहे कि ये लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर आपको आईटीसी की एलिजिबिलिटी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? पहले, इनवॉइस बाय द सप्लायर, यानी जिससे भी आपने गुड्स खरीदा होगा या सर्विसेज खरीदा होगा उसका आपके पास जीएसटी इनवॉइस चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। दूसरा, इनवॉइस बाय रिसिपिएंट, भाई रिसिपिएंट कब इनवॉइस बनाता है? रिवर चार्ज में। जब 93 या 94 में आप रिवर चार्ज में परचेस करते हो और आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सुनिएगा आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो उस सेल्फ इनवॉइस पे वो क्रेडिट ले सकता है। तीसरा यहां पे दिया है डेबिट नोट। डेबिट नोट पे भी आप आईटीसी ले सकते हो। बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, उसके बेस पे भी आप आईटीसी ले सकते हो। नेक्स्ट, रिवाइज इनवॉइस, यस बेटा रिवाइज इनवॉइस के बेसिस पे भी आप आईटीसी ले सकते हो यहां पे। और डॉक्यूमेंट्स बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ओके यहां पे आईटीसी ले सकते हो। सर ये रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? जैसे यू लायबल टू रजिस्टर, फिर आप 30 डेज में अप्लाई करते हो फॉर रजिस्ट्रेशन, तब तक आप जीएसटी इनवॉइस नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो वो पीरियड में आप पहले नॉर्मल इनवॉइस दे दो और उसके बाद में जैसे ही जीएसटी नंबर आया, जो इनवॉइस आपने नॉर्मली दिया उसको रिवाइज करने पड़ते हैं, उसको कहते हैं रिवाइज इनवॉइस। तो रिवाइज इनवॉइस जब रिसिपिएंट को जाएंगे, यानी सप्लायर जो है, सप्लायर रिवाइज इनवॉइस जब रिसिपिएंट को देगा उसके बेसिस पर आप आईटीसी ले सकते हो। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इनवॉइस। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इनवॉइस मतलब क्या? वैसे इनवॉइस में तो लगभग 22-23 इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, पर बाकी यहां पे कुछ गलतियां हो जाए इनवॉइस में तो क्या क्रेडिट मिलेगा? या क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये 5 डिटेल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 5 डिटेल में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी अदर डिटेल्स में गलतियां हो तो भी आपको क्रेडिट एलिजिबिलिटी रहेगी, लेकिन ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, डिस्क्रिप्शन
ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी जब आप अपने सप्लायर से इनवॉइस लो तो ये देखना कि उसने टैक्स अलग से बताया, गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताया, वैल्यू ऑफ सप्लाई उन्होंने क्लियरली बताया, जीएसटी सप्लायर और रिसिपिएंट का दोनों क्लियर है, और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बातें अगर वो इनवॉइस में क्लियर होगी तो आप आईटीसी ले सकते हो। ये आईटीसी अवेल करने की वन ऑफ द कंडीशन है। नेक्स्ट यहां पे नो आईटीसी इफ टैक्स हैज बीन पेड और डिमांड इज कंफर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड, मतलब आपके सप्लायर ने कोई फ्रॉड किया होगा और टैक्स नहीं दिया होगा, बाद में उसके अगेंस्ट में नोटिस लग गई, डिमांड ऑर्डर आ गई और अब उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसने बर्डन पास ऑन किया रिसिपिएंट पे जो क्रेडिट लेने वाला है, तो आपका सप्लायर आपको बर्डन पास ऑन कर रहा है। अब आपको एक बात कह देता हूं, अगर उसने फ्रॉड की वजह से टैक्स नहीं दिया होगा और वो आपके ऊपर बर्डन पास ऑन कर रहा है तो आपको आईडीटी नहीं मिलेगा, सॉरी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईडीटी कहां से आ गया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे टैक्स का बर्डन अपने सप्लायर से लेना ही नहीं जो फ्रॉड की वजह से टैक्स नहीं दिया गया, क्योंकि उसका क्रेडिट आपको डिसअलाउ कर दिया गया है। और फोर्थ कंडीशन यहां पे अमेंडमेंट है बेटा, ओके, आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट है कि पहले जो है नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस का आईटीसी आपको 10% मिलता था, ओके, अब रिपोर्टेड इनवॉइस अब उसको 5% कर दिया गया है, यानी 10 का 5% कर दिया गया, हो सकता है फ्यूचर में इसको चेंज कर दिया जाए। तो चलिए ये अमेंडमेंट थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूं। ओके, हम हमारे चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, चलो चलो फटाफट। मैं एक चार्ट से आपको समझा देता हूं जो रेगुलर क्लास में मैंने लिया था। लेट्स से कि एग्जांपल ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, ध्यान सुनना, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट उसका क्रेडिट लेगा, ट्रांजैक्शन B2B है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे ये सप्लायर ने यहाँ पे 2 इनवॉइस इशू किए ये रिसिपिएंट के नाम पे, इनवॉइस 1 वैल्यू 2 लाख जीएसटी 24,000 एट द रेट 12%, इनवॉइस 2 वैल्यू 3 लाख जीएसटी 12% 36,000। तो ये मंथ में 2 इनवॉइसेस रिसिपिएंट के नाम पे इशू किए गए। अब क्या होगा कि सप्लायर जो है GSTR 1 फाइल करेगा, और QRMP स्कीम में एक नई फैसिलिटी आई है और वो है IFF, ओके, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो GSTR 1 ये यहाँ पे मंथली बेसिस के लिए है और IFF ये क्वार्टरली बेसिस के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो अब ये क्या होगा, ड्यू डेट को GSTR 1 IFF सबमिट करेगा, जैसे GSTR 1 या IFF सबमिट हुआ, इसके GSTR 2A में, ओके, रिसिपिएंट के GSTR 2A में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आईटीसी ऑटो अपडेट हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब ये सप्लायर ने क्या किया, ये सप्लायर ने इनवॉइस 1 तो रिपोर्ट कर दिया, अब एक नया वर्ड आ गया अपलोडेड, ओके, अगर आपने अमेंडमेंट देखा होगा तो इनवॉइस 1 जो है, ओके, उसने अपलोड तो कर दिया GSTR 1 में या IFF में, लेकिन इनवॉइस 2 जो है उसने अपलोड नहीं किया। तो इसको हमारे लेमैन वर्ड में मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, रिपोर्टेड एंड नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस। अब देखो यार रिपोर्टेड इनवॉइस जो है, यहां रिपोर्टेड इनवॉइस GSTR 2A में तो अपडेट हो गया, लेकिन इनवॉइस 2 अपडेट नहीं हुआ। अब आते हैं आर पे, आर का स्टेटस क्या है, जब आर आईटीसी क्लेम करेगा इन GSTR 3B, यानी वो 20th को जब GSTR 3B फाइल करेगा अपना और आईटीसी क्लेम करेगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई रिसिपिएंट मिस्टर आर, तू जो क्रेडिट लेगा जो तेरा रिपोर्टेड है, यानी तेरे GSTR 2A में अपडेट हो चुका है और तू एलिजिबल है उसके लिए, तो तू 100% क्रेडिट ले सकता है उसका, हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ये जो इनवॉइस 24,000 का है, ध्यान सुनना, ये जो इनवॉइस 24,000 का है इसका क्रेडिट तो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन जो तेरा नॉन रिपोर्टेड है, देखो एक इनवॉइस नॉन रिपोर्टेड था, तो जो तेरा नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है इसका हम क्रेडिट तेरे को पूरा नहीं देंगे, तो आर को गवर्नमेंट पूरा क्रेडिट नहीं देंगी। आर ने कहा भाई मैं इसमें मेरी क्या गलती, ओके, गवर्नमेंट कहती है इसमें हमें नहीं पता, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इन सिंपल वर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि तेरे सप्लायर ने GSTR 1 या IFF सबमिट नहीं किया है, ओके, तो हम तुझे क्रेडिट नहीं लेने देंगे, ओके, यहाँ पे अनड्यू हार्डशिप आर पे ही है। तो पर अब क्रेडिट वो कितना अलाउ कर रही है, पूरा तो नहीं लेने देंगे, लेकिन अब वो यहां पे जो क्रेडिट अलाउ कर रही है, पहले 10% था, अभी नॉन रिपोर्टेड आईटीसी जो है, तो जो आपका 36,000 का आईटीसी रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो अब वो कह रही है कि 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस, मतलब क्या, जो आपका रिपोर्टेड इनवॉइस था, जो एलिजिबल क्रेडिट था उसका 5%, यानी 10% की जगह 5% हो गया है। मतलब बताओ यहां पे रिपोर्टेड मेरा कितना था, जो एलिजिबल क्रेडिट है 24,000, तो ये 24,000 का 5% आपको क्रेडिट अलाउ करेंगी, यानी जो भी 5% होता है, ओके, 1200 उतना क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और सर फिर बाकी का, बाकी यानी 36,000 माइनस 1200, यानी सर यहाँ पे 35,800 का क्या होगा, सॉरी 34,800 का क्या होगा, तो वो क्रेडिट तब मिलेगा जब आपका सप्लायर वो इनवॉइस अपडेट करेगा, ओके, ऑन GSTN पोर्टल थ्रू GSTR 1 या IFF, ओके, जब तक वो अपडेट नहीं करेगा आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए
अब ये सर्कुलर क्या कहता है, ये ऐसे इनवॉइस वाइज नहीं देखा जाता है, ये पूरे मंथ वाइज देखा जाता है, यानी पूरे मंथ में, ओके पूरे मंथ में समझ लो रिसिपिएंट है वी स्मार्ट एकेडमी, और वी स्मार्ट एकेडमी अपने सप्लायर से गुड्स परचेस करी है, इस मंथ के 60-70 इनवॉइसेस है, तो पूरे मंथ के कितने रिपोर्टेड है, ओके ऐसा ई सप्लायर वाइज नहीं देखा जाएगा, पूरे मंथ के कितने रिपोर्टेड है उसका पूरा क्रेडिट, और जितना नॉन रिपोर्टेड है, समझ लो यहां पे लेट्स टेक एग्जांपल, रिपोर्टेड 6 लाख है और नॉन रिपोर्टेड 3,20,000 है पूरे मंथ के, तो 6 लाख का 5% कितना होता है बेटा, 6 लाख इंटू यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे बस मुझे यहाँ जो है 30,000 का ही आईटीसी मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, ओके यहाँ पे 6 लाख का यहाँ 5% 30,000 का ही आईटीसी मिलेगा, यानी ये जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है इसका आईटीसी 5% ऑफ दैट नहीं, 5% ऑफ रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट हुआ है उसका 5% का आईटीसी मुझे मिलेगा। अब समझ लो मेरा नॉन रिपोर्टेड, एग्जाम्पल के ले लो, ये मेरा नॉन रिपोर्टेड 20,000 ही होता, नॉन रिपोर्टेड 20,000 ही होता, तो अब यह सर्कुलर क्या कहता है, अगर नॉन रिपोर्टेड तुम्हारा 20,000 है तो ऐसे केस में ओके 5% और एक्चुअल नॉन रिपोर्टेड विच इज लोअर, तो तुम्हें आईटीसी यहाँ पे 20,000 ही मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 5% ऑफ रिपोर्टेड और एक्चुअल नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस विच एवर इज यहाँ पे लोअर, हायर नहीं, विच एवर इज लोअर, ओके वो लिया जाएगा, तो आपको 20,000 का आईटीसी मिलेगा। तो आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आई होगी, यस और नो, ठीक है। चलो हमारे चार्ट पे, चलो ये 36.4 हुआ और ये कंडीशंस हुई। अब मैं वापस आता हूं दो इंपॉर्टेंट प्रोविजो पे। पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजो, पहली इंपॉर्टेंट प्रोविजो क्या कहती है कि अगर आपने गुड्स लॉट में खरीदे, अब समझ लो मैंने ओके 100 बेंचेस खरीदे मेरे क्लासरूम के लिए, पर मेरे बेंचेस वालों ने क्या किया कि उसने इनवॉइस मुझे 100 बेंचेस का भेज दिया कि भाई 100 बेंचेस हुए और 6 लाख के हुए, उसके ऊपर जीएसटी, इनवॉइस पूरा 100 बेंचेस का दे दिया इसी मंथ में, लेकिन ओके गुड्स लॉट में आ रहा है, इस मंथ में कुछ 20 बेंचेस आ रहे हैं, अगले मंथ में 30 बेंचेस आ रहे हैं, उसके अगले मंथ में यहाँ पे बाकी का बैलेंस स्टॉक आ रहा है, तो लॉ ये कहता है कि इवन दो आपको इनवॉइस इस मंथ में आ गया होगा, सुनो ध्यान से, इवन दो आपको इनवॉइस इस मंथ में आ गया होगा, लेकिन आपको जो आईटीसी मिलेगा जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट आएगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट और लॉट मेरा 3 मंथ्स बाद आ रहा है, तो मुझे आईटीसी तब मिलेगा। कम ऑन, आई क्या बात समझ में, ये लो। ओके दूसरा बेटा यहाँ पे 180 डेज में पेमेंट, चलो ये भी मैं आपको डायग्राम के बेस से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं डायग्राम के बेस पे ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मेरी डायग्राम बनी हुई है, आजा भाई सामने आजा, कहाँ बनी हुई है, हाँ ये डायग्राम बनी हुई है। जस्ट अ मिनट बेटा, कहाँ गया, हाँ ये डायग्राम बनी हुई है। चलो देखो अब लॉ क्या कहता है, थोड़ा पानी पी लेता हूं यार। चलो अब यहां पे देखो सप्लायर और रेसिपिएंट, सेकेंड प्रोविजो क्या कहती है, सप्लायर ने गुड सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई की, ओके ऑन 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल को उसने सप्लाई कर दिया, गुड्स है 30 लाख रुपए का और जीएसटी 12% 3.6, ये क्रेडिट सप्लाई है, क्रेडिट सप्लाई मतलब क्रेडिट सेल है, ठीक है। अब रिसिपिएंट को गुड्स आ गया, रिसिपिएंट को गुड्स आ गया, रिसिपिएंट ने 3.6 का क्रेडिट ले लिया और सप्लायर ने नो डाउट, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में वो अपडेट भी कर दिया, इसके 2A में अपडेट भी हो गया और रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी क्लेम भी कर दिया, आईटीसी क्लेम बाय रिसिपिएंट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्रेडिट सेल थी, अब क्यों ना क्रेडिट सेल है, रिसिपिएंट ने सप्लायर को अभी तक पेमेंट नहीं किया है, रिसिपिएंट ने सप्लायर को अभी तक पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि क्रेडिट लेने की 4 कंडीशंस है। पहली, क्या यहाँ पे इनवॉइस रिसीव हो चुका है, हाँ। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो चुकी है, हाँ। तीसरा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, तीसरा यहाँ पे क्या सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, हाँ। चौथा, क्या आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, हाँ। क्या 36(4) में वो रिपोर्ट हो गया है, हाँ। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपने जो है क्रेडिट ले लिया 3.6, लेकिन गवर्नमेंट ने और एक कंडीशन डाली,
और कंडीशन ये डाली कि रिसिपिएंट ने अगर उसका क्रेडिट ले लिया है उस इनवॉइस का, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सप्लायर को वो पे करे, क्योंकि सप्लायर ने तो ऑलरेडी 3.6 गवर्नमेंट को दे दिया है, गवर्नमेंट को दे दिया, उसने पेमेंट कर दिया, उसके जेब से जा चुका है। तो ये सेकंड प्रोविजो क्या कहती है? सेकंड प्रोविजो ये कहती है कि ये रिसिपिएंट ने 180 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 10 अप्रैल का इनवॉइस है, वहां से 180 डेज में उसने यहां पे गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। ओके 180 डेज, गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी, सप्लायर को ये 30 लाख रुपए प्लस 3.6, ओके यानी 33.6 का पेमेंट 180 डेज में कर देना चाहिए। अगर ये रिसिपिएंट 180 डेज में अपने सप्लायर को पे कर देगा तो उसका क्रेडिट, लिया हुआ क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ओके तो अब देखो, पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ओके पहला ऑप्शन, उसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया उसने, तो आईटीसी वॉट एवर टेकन वो तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज, 180 दिन में उसने पेमेंट नहीं किया, तो लॉ ये कहता है कि देख भाई रिसिपिएंट, तूने 180 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, ओके ये इसका, तो तूने लिया हुआ आईटीसी तुझे उस मंथ के ड्यू डेट में ऐड करना पड़ेगा जो मंथ में 180 डेज खत्म हो जाएंगे। जैसे 10th अप्रैल से 180 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स पकड़ लो, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, यानी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके तूने जो 3.6 का क्रेडिट लिया, वो 3.6 का क्रेडिट तुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना पड़ेगा, यानी अक्टूबर की जो भी ड्यू डेट आएगी उसमें आईटीसी टेकन उतना तुझे ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब ही एक तरह से रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, वेरी केयरफुल, 18% पर एनम, यानी तुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से? जब से तूने क्रेडिट लिया, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट, ओके टिल द डेट ऑफ एडिंग इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी जब आप उसका टैक्स दोगे, यानी अक्टूबर की ड्यू डेट अगर नवंबर आ रही है तो नवंबर के 20 तारीख या भी जो भी ड्यू डेट होगी, वो ड्यू डेट को जब पे करोगे, जब एक्चुअल पे करोगे, तब तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 18% पर एनम का। ओके चलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने हमारा डिस्प्यूट था, मैंने उसका इनवॉइस रोक के रखा, मैंने कहा देख भाई तेरा गुड्स क्वालिटी का नहीं है, सर्विस क्वालिटी का नहीं है, और मैंने उसको पैसा ही नहीं दिया। 180 दिन हुए तो भी उसको पैसा ही नहीं दिया। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं, मैंने अगर क्रेडिट ले लिए होगे तो मैं उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा उस मंथ के ड्यू डेट में, जो मंथ में 180 दिन कंप्लीट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। लेकिन बाद में हमारा सेटलमेंट हो गया, मैंने कहा ठीक है चलो तो ये माफ कर दिया, और बाद में उसको 180 दिन बाद मैंने उसको पे किया। अगर 180 दिन बाद मैं पे करता हूं, ध्यान सुनिएगा, पेमेंट मेड आफ्टर 180 डेज, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जो आईटीसी तूने आउटपुट टैक्स में ऐड किया था, यानी तूने वो रिवर्स कर दिया था, यानी पहले क्या हुआ, पहले आईटीसी लिया, फिर मैंने रिवर्स कर दिया, और वापस मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो लॉ ये कहता है कि यहां पे जितना तूने आईटीसी यहां पे रिवर्स किया था, यानी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया था, उतना पे उतना आप जो है क्रेडिट जो है रीगेन कर सकते हो। यानी मैंने उसको दिसंबर में पे कर दिया, तो दिसंबर में अगर मैंने उसको पे कर दिया होगा तो मैं दिसंबर में वापस उतना क्रेडिट यानी 3.6 का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ। एग्जांपल आपके सामने, अब होता है ना भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ उसका पैसा, डिस्प्यूट में है हमारी चीज, या मैं रोक के रख रहा हूँ पैसा, जो भी है, तो मैंने पैसा रोक के रखा डिस्प्यूट में जो भी है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मुझे क्रेडिट रिवर्स करने पड़ेंगे, क्रेडिट उतने ऐड करने पड़ेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, और जब भी मैं पे करूंगा तब क्रेडिट वापस मिलेंगे। और ख्याल रहे मुझे सिर्फ क्रेडिट रीगेन हो गए, मैंने जो इंटरेस्ट दिया वो रीगेन नहीं होगा। कम ऑन, मेरे सिर्फ क्रेडिट रीगेन हो गए, मैंने जो इंटरेस्ट दिया वो रीगेन नहीं होगा। तो बेटा ये जो थी सेकंड प्रोविजन थी हमारे चार्ट में, जो हमने यहाँ पे देखा। चलो अब 180 डेज वाला क्राइटेरिया भी हो गया हमारा। 180 डेज वाला कि पेमेंट टू सप्लाई विद इन 180 डेज, रिसिपिएंट शैल पे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वैल्यू प्लस टैक्स टू द सप्लायर। अगर नहीं दिया तो उसको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कितना ऐड करना पड़ेगा? जितना आईटीसी लिया, विथ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद वो रीगेन भी कर सकता है। चलो ये हो गई यहाँ पे सबसेक्शन 16(2) की सारी प्रोविजो वगैरह खत्म। अब 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, यहाँ एक वर्ड ऐड कर देना, टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। ओहो, ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी आपने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, और डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स,
तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ लो आपने कैपिटल गुड्स 50 लाख का खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी 6 लाख है, 56 लाख का आपने कैपिटल गुड्स खरीदा और आपने असेट में टोटल 56 लाख बता दिया और डिप्रिसिएशन भी आपने इनकम टैक्स एक्ट में ओके 56 लाख यानी उसका जो 6 लाख का जीएसटी था उस पर भी आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप डिप्रिसिएशन क्लेम करो लेकिन सिर्फ 50 लाख पे करो, 6 लाख का आईटीसी लो, लेकिन आपने टोटल एसेट 56 लाख बता दी तो फिर आप और आपने डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर दिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद में टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। ओके वर्ड देखो ध्यान से, हाँ टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, आईटीसी लेने का टाइम लिमिट, ओके यूटिलाइजेशन का नहीं। ये जो टाइम लिमिट है कब तक आपने क्रेडिट ले लेना चाहिए। और एक बात आपको अभी बता देता हूं, एक बार आपने क्रेडिट ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्लेम कर लिया, तो उसके बाद में आप यूज कभी भी कर सकते हो। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन, यू कैन कैरी फॉरवर्ड द क्रेडिट फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन हम जो भी देख रहे हैं टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी देख रहे हैं, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी हम यहां पे देख रहे हैं। चलो अब ये देखो बेटा वो क्या कहते हैं, आपका इनवॉइस और डेबिट नोट जिसका भी आप आईटीसी ले रहे हो तो कितने दिन में आपने आईटीसी क्लेम कर देना चाहिए। आईटीसी आपने क्लेम करना चाहिए अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर सितंबर और सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, अगर आपने ये फाइनेंशियल ईयर में कोई आईटीसी लेना भूल गए, नहीं लिया आपने आईटीसी, भूल गए, रह गया, अकाउंटेंट से मिस्टेक हो गई और कोई परचेस इनवॉइस है, ओके, और वो परचेस इनवॉइस का आपने आईटीसी नहीं लिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है डरने की कोई बात नहीं, आपने क्लेम ही नहीं किया, यूज तो दूर की बात, भूल गए थे, वो इनवॉइस ही मिसप्लेस हो गया था, आपका ऑडिट हुआ, ऑडिट में पता चला कि अरे ऑडिट आपका 1 साल बाद हुआ, पता चला कि अरे लास्ट ईयर ये इनवॉइस का आपने क्रेडिट ही नहीं लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट कहते डरो मत। अगर ये फिनेंशियल ईयर में आपका आईटीसी लेना नहीं हुआ तो आप अगले फिनेंशियल ईयर के, सुनना ध्यान से, अगले फिनेंशियल ईयर की जो सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट है, आई रिपीट रिटर्न की ड्यू डेट है, यानी 20 अक्टूबर, ओके 20 अक्टूबर या व्हाटएवर आपकी ड्यू डेट होगी, ओके तो अभी 20 अक्टूबर लेके चलते हैं, तो 20 अक्टूबर तक आप क्लेम कर सकते हो। मतलब ये आईटीसी जो रह गया पिछले साल वो कब तक अवेल कर सकते हो, तो सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। अब देखो यहां पे जीएसटी में आपको जो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है वो तो देना ही पड़ता है, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है वो तो देना ही पड़ता है, ठीक है, ये बात समझिए आप। लेकिन साथ साथ में पूरा साल होने के बाद पूरे साल का एक रिटर्न देना पड़ता है जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है, 31 दिसंबर होती है, यानी अगले साल के 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न भी देना है। ये 31 दिसंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, मतलब आप पहले भी दे सकते हो ओके एनुअल रिटर्न, आपकी मर्जी, साल हो गया आप अच्छे लोग हैं, पूरा आपने पहले भी दे दिया ओके या बाद में दिया, लेकिन मैक्सिमम 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न देना चाहिए। इंडिया में लोग लास्ट दिन ही देते हैं पर कुछ लोग अच्छे जो पहले भी देते हैं। तो अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है पहला केस, आपने क्रेडिट कब तक लेना चाहिए, सितंबर की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, समझना 20 अक्टूबर या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो मतलब यहां अर्लियर 20 अक्टूबर आ रहा है तो आपकी कट ऑफ डेट फॉर टेकिंग आईटीसी 20 अक्टूबर, इसके बाद भगवान भी आ जाए तो भी आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, इसके बाद भगवान भी आ जाए तो भी आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर, यस और नो, जोर से बोलिए। तो यहां पे आप 20 अक्टूबर तक क्रेडिट लोगे, लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले दे दिया होगा, एनुअल रिटर्न आपने पहले दे दिया होगा, तो एनुअल रिटर्न आपने पहले दे दिया होगा तो अब आपकी कट ऑफ डेट 20 अक्टूबर नहीं, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब समझ लो एनुअल रिटर्न आपने यहां पे 10 अगस्त को ही दे दिया, तो 10 अगस्त को एनुअल रिटर्न दे दिया तो बेटा फिर एनुअल डेट रिटर्न कट ऑफ डेट हो जाएगी, वहां तक ही आप पिछले साल का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, उसके बाद में नहीं।
उसके बाद में नहीं। तो ये था रिगार्डिंग टू टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ सेक्शन 39 फॉर सितंबर, दैट इज, आप लिख सकते हो, आपको लिखना है तो दैट इज यहाँ पे 20th अक्टूबर, that is 20th October of succeeding financial year, or date of furnishing annual return, whichever is earlier. This time limit not applicable for availing credit that has been reversed earlier. ये पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट का ऐसा मतलब देखो, जब आप 180 डेज के में पेमेंट नहीं करते हो और बाद में करते हो तो आपको रिगेन होता है। तो जब क्रेडिट रिगेन होगा वापस से, उसको ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, उसको ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप अगर पेमेंट 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कर रहे हो उसको, तो जब 4 साल बाद उसको पेमेंट करोगे तब भी आप रिगेन कर पाओगे, आपको ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो ये था यहां पे सेक्शन 16, ये था बेटा सेक्शन 16। हमने सभी कंडीशंस देखे, हमने सेक्शन 16 कंप्लीट किया। अब मैं सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ गुड्स या सर्विसेज इवन दो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, सुनना ध्यान से, कुछ गुड्स या सर्विसेज इवन दो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक कोई वो अपने एक्सेप्शन में नहीं आता है। ओके, जब तक वो एक्सेप्शन में नहीं आता है, या एक करेक्शन कर लेना, या एग्जम्पशन नहीं चाहिए, या एक्सेप्शन चाहिए। एक्सेप्शंस मतलब जहां आईटीसी अलाउड है, एक्सेप्शंस चाहिए। सबसे पहले लेंगे मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल। इसका चार्ट अगर रेडी होगा तो मैं चार्ट से ले लेता हूं, देखता हूं कि चार्ट रेडी है क्या। हाँ, है रेडी। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल दो टाइप के, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लो, चार्ट से समझ लो। मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, यानी कार, बस वगैरह जिसमें पर्सन ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ब्लॉक क्रेडिट जो है, ब्लॉक क्रेडिट यहाँ पे वो मोटर व्हीकल पे है जो पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। अगर आपका मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो आपको पूरा आईटीसी अलाउड है। तो मोटर व्हीकल, ओके, वेयर यू आर ट्रांसपोर्टिंग द पर्सन। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको याद होगा, अगर उस मोटर व्हीकल की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, ओके, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 और लेस होगी, ये लर्न करना पड़ेगा, 13 और लेस होगी, और अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होगी, यानी बड़ी बस, और इसमें आता है कार या छोटी बसेस वगैरह। ओके, तो अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है तो क्रेडिट मिल जाएगा, फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहां है, वो डिजाइन टू कैरी पर्सन है। दूसरा, वो यहां पे कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, तो नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये जो मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। मतलब क्या, अगर वो मोटर व्हीकल जो आपने खरीदा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो मोटर व्हीकल आप खरीद के फर्दर सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। मतलब क्या, एक समझ लो कार डीलर है और कार खरीद के कार बेच रहा है, तो अगर उसका बिजनेस ही, उसका धंधा ही, ओके, यहां पे खरीद के बेचने का है, तो फिर उसको आईटीसी मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आपने मोटर व्हीकल अपने बिजनेस में खरीदा, जो आपकी बिजनेस असेट है, उसका आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, उसका आप कोई धंधा नहीं कर रहे हो, ओके, आप खरीद रहे हो, आपकी एसेट है, आप डायरेक्टर के लिए यूज कर रहे हो, एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे हो, गेस्ट के लिए यूज कर रहे हो, फिर आईटीसी नहीं, वो कार का आईटीसी नहीं, ठीक है। हाँ, बस खरीदी एम्प्लॉय के लिए जिसकी कैपेसिटी 13 के ऊपर है तो आईटीसी मिल जाएगा। देखो, मैं यहां पे लिमिटेड स्लो तो बिल्कुल नहीं चल सकता, और आपको रिकॉल नहीं हो रहा होगा तो बात अलग है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेरे साथ पढ़ा होगा, रिकॉल हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी स्पीड मेंटेन रखूंगा, पहले ही कह रहा हूं, और रिपीट तो कुछ भी नहीं करूंगा, एक एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे के सिचुएशन में आपकी अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से लेस है तो वैसे तो आईटीसी नहीं, पर अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए मतलब अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा सेल के लिए, शोरूम है आपका, मोटर व्हीकल खरीदा लीज के लिए, आप मोटर व्हीकल रेंट पे देते हो, लीज के लेते हो, तो सप्लाई में लीज भी आता है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आपने कार खरीदी और कार जो खरीदी या मिनी बस खरीदी, ओके, और वो जो खरीदा आप जो है उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो, कैब सर्विस देते हो, टैक्सी सर्विस देते हो, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। दूसरा, ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, आपने जो मोटर व्हीकल खरीदा, आपकी ट्रेनिंग स्कूल है, तो आईटीसी दे दिया जाएगा। इन शॉर्ट, ओके, मैं अगर लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम तो आईटीसी नहीं, पर उसके एक्सेप्शन, यानी टेबल में उसके एक्सेप्शन क्या है, तो अगर गुड्स के लिए हो तो मिल जाएगा, 13 से ज्यादा हो तो मिल जाएगा, और यही मोटर व्हीकल अगर आपने ये 3 पर्पज के लिए लिया तो आईटीसी मिल जाएगा दोस्तों। तो यही तो हमने हमारे चार्ट में देखा अभी। ओके, हमारे चार्ट में हमने क्या देखा, ओके, यहाँ पे पहला मोटर व्हीकल और उसके एक्सेप्शंस, यानी मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड नहीं है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस हो गए, जो एक्सेप्शंस अभी अभी हमने देखे, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा तो भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। चलो, उसके बाद में सेकंड कन्वेंस है वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए लगभग वैसा ही चार्ट है। ओके, अब वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए भी बेटा मैं चार्ट के बेस पर ही आपको बता देता हूँ, उसका भी मैंने शायद बना हुआ है। यस, वेसल और एयरक्राफ्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होगा। जैसे इंडिगो एयरलाइंस ने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट खरीदे, ओके, तो वो फॉर पर्सन है। और वेसल और एयरक्राफ्ट, वेसल मतलब शिप, ओके, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा, कार्गो शिप होगी, कार्गो एयरक्राफ्ट होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो उसके आईटीसी आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो वेसल और एयरक्राफ्ट आप ओके फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पे नॉर्मली नो आईटीसी, यहाँ वो 13 का क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी ने भी इंडिया में अब वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ओके, जिसमें पर्सन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको आईटीसी नहीं दिए जाएंगे नॉर्मली, लेकिन उसके एक्सेप्शन है। अगर ये वेसल और एयरक्राफ्ट जो उसने खरीदा फॉर फर्दर सप्लाई, यानी वो खरीद के बेच रहा है, फर्दर सप्लाई, या खरीद के लीज पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, तो फिर मिल जाएगा। फॉर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रही है, तो आईटीसी मिल जाएगा। ट्रेनिंग एंड नेविगेशन स्कूल होगा, ओके, फ्लाइंग स्कूल होगा, तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब क्या, मतलब अगर मुकेश अंबानी ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट खरीदा या विशाल भट्टन ने एयरक्राफ्ट खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूं, एयरक्राफ्ट खरीदा आपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस लेकिन पर्सनल यूज, जिसमें मैं खरीद के बेच नहीं रहा हूं, मैं खरीद के लीज पे नहीं दे रहा हूं, रेंट पे नहीं दे रहा हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, तो आईटीसी नहीं। लेकिन आप खरीदे इसलिए हो क्योंकि आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, या आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, या ट्रेनिंग फ्लाइंग सर्विस दे रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था सेकंड एक्सेप्शन हमारा, ओके, जो हमने यहाँ पे देखा। चलो, वेरी गुड। ओके, उसके बाद में ये यहाँ पे आपको दोनों एक्सेप्शन दिए मैंने, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेंगे, और यहाँ एक्सेप्शंस अगर ट्रिबल आप ध्यान से पढ़ो तो। उसके बाद में ए बी, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस और सर्विसिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस इन सोफर एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए। हाँ, अब ये ए बी क्या है, ए बी भी मैं यहां पे चार्ट के बेस पे आपको समझा देता हूं। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा है बेटा, चार्ट के बेस पे अगर मैं ये लूं तो 3 ऐसी सर्विसेज, कौन कौन सी 3 सर्विसेज, तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस। लॉ ये कहता है कि ये 3 सर्विसेज आपने अपने बिजनेस में खरीदी, आपने जनरल इंश्योरेंस का बिल लिया, ओके, या मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस निकाला, सर्विसिंग के लिए मोटर व्हीकल भेजा, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो है ओके, तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपने मोटर व्हीकल भेजा। तो लॉ क्या कहता है, लॉ क्लॉज ए बी कहता है जो मोटर व्हीकल का, चार्ट से आपको अच्छे समझ में आएगा, जो मोटर व्हीकल के क्रेडिट अलाउड है उसके लिए अगर ये 3 सर्विसेज खरीदी तो उसके भी क्रेडिट अलाउड है। सुनिए ध्यान से, जो मोटर व्हीकल के लिए क्रेडिट अलाउड है तो उसके लिए अगर 3 सर्विसेज खरीदी तो इसके भी क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जिस मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड नहीं है उसके लिए अगर ये 3 सर्विसेज खरीदी तो 3 सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। मतलब क्या, नॉर्मल सेंस में ऐसा मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन
जिसकी कैपेसिटी 13 और लेस है उसके क्रेडिट नहीं। तो उस मोटर व्हीकल, उस कार के लिए मैंने जनरल इंश्योरेंस करवाया, सर्विसिंग सर्विस ली, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस ली, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन में आता है, उसके लिए 3 सर्विसेज ली, तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मेरी सीटिंग कैपेसिटी बड़ी बस है, 13 से ज्यादा है, क्योंकि उसके क्रेडिट अलाउड है, और उस बस के लिए जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लिया, तो क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है और उसके लिए मैंने तीनों सर्विसेज ली, तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे 3 सर्विस। सेम फॉर वेसल और एयरक्राफ्ट। जो वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं है आपको, उसके लिए अगर आपने 3 सर्विसेज खरीदी तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन में आते हो और आपको वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलता है, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए और आपको क्रेडिट मिलता है, तो वो तीनों सर्विस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये हुई ना बात, मजा आ गया। चलो यहां पे उसके बाद में बेटा, ये तो हमने क्लॉज ए बी देखा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बी क्लॉज में, अगर हम बी क्लॉज में 1, ओके, यहाँ पे 2, ओके, यहाँ 3, ये बी क्लॉज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सी क्लॉज, और कंस्ट्रक्शन ये डी, ये ई, एनआरटीपी वगैरह मैं आगे लूंगा। चलो अब मैं बी क्लॉज में पहला कंसेप्ट लेता हूँ। ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डायग्राम है क्या मेरे पास? डायग्राम होगी तो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। डायग्राम मिल जा भाई, नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये इसमें है क्या मेरे पास डायग्राम? मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। आजा आजा, हाँ अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक है। अगर आपने इनवर्ट सप्लाई किया, क्लॉज बी में देखो, इनवर्ट सप्लाई किया, मे बी गुड्स का किया होगा या सर्विस का किया होगा। अब अगर वहां लिस्ट अगर आप देखोगे और रेगुलर बुक आपके पास है, तो फूड और ब्यूरेजेस खरीदे बिजनेस के लिए, इवन दो बिजनेस के लिए खरीदे, 17.5 का ब्लॉक क्रेडिट है, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। या आपने आउटडोर कैटरिंग सर्विस खरीदी, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस खरीदी, हेल्थ सर्विसेज खरीदी, या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सर्विस ली, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज खरीदी आपने, बिजनेस में खरीदी, बिजनेस खर्चा है आपका, ठीक है। अब यहां पे ओके, तो ये जो आपका बिजनेस खर्चा है आपने खरीदा, तो पहला थॉट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये आना चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके प्रॉब्लम में दिया है कि भाई ओके, एम्प्लॉय के लिए फूड खरीदा, एम्प्लॉय के लिए ब्यूरेजेस खरीदे, कैटरिंग सर्विसेज ली, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लिया एक्सेट्रा, तो आपको पहला थॉट ये आना चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। लेकिन लेकिन यूज फॉर, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है कि आपने ये गुड्स और सर्विसेज इसलिए ली क्योंकि फॉर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ओके, या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। मतलब क्या? मतलब आपकी किराना शॉप है, आपका फूड मॉल है, सॉरी बिग बाजार है समझ लो, जिसमें सब ये मिलते हैं, तो आपने फूड और ब्यूरेजेस खरीदे, पर बिजनेस में के लिए नहीं खरीदे, यानी बिजनेस के खर्चे नहीं है कि भाई एम्प्लॉय के लिए खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा, आपने डायरेक्टर के लिए खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा, आपने कोई पार्टी के लिए खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा, कोई इवेंट के लिए खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने फूड और बेवरेजेस इसलिए खरीदे क्योंकि आपकी किराना शॉप है, बिग बाजार है, और आपने फर्दर सप्लाई, यानी वो खरीद के आप सेम बेचने वाले हो, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि फिर तो आपका इनपुट है वो, उस पर ही तो बिजनेस चल रहा है, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। सेम फॉर आउटडोर कैटरिंग, आपने आउटडोर कैटरिंग खरीदी क्योंकि आप भी आउटडोर कैटरिंग दे रहे हो, समझ लो आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट मिला कैटरिंग का, और आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया और ये सब कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस लिया फॉर प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विस, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सेम फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, सेम फॉर हेल्थ सर्विस, यानी अगर ये सर्विसेज आप बिजनेस के अंदर खरीदते हो तो क्रेडिट नहीं, लेकिन इस सर्विस को खरीद के या इस गुड्स को खरीद के उसका बिजनेस कर रहे हो, सेम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आई होप आपने ओके ये समझ में आया होगा।
जो मैं कह रहा हूं। ओके, तो सेम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। या फिर एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये थोड़ा समझ लो। मतलब आप जो है फूड खरीद रहे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप फूड खरीद रहे, फूड का डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रहे, पर जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हो उसके साथ फूड दे रहे हो, जो कस्टमर को दे रहे हो आप उसके साथ फूड उसमें मिक्स करके दे रहे हो। आपका वो कंपोजिटर मिक्स है। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट फूड खरीद के डायरेक्ट नहीं बेचता है, लेकिन जो वो रेस्टोरेंट सर्विस देता है उसके साथ फूड भी दे देता है, तो उसके लिए कंपोजिट सप्लाई है, तो वो भी क्रेडिट ले सकता है। इन शॉर्ट, ये जो आपने खरीदा डायरेक्ट बेचा या आपने कंबाइन बेचा। कंबाइन कैसे बेचा? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई करके बेचा, आपके आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बना के बेचा, तो ऐसे केस में आपको मिल जाएगा। जैसे रेस्टोरेंट है, मेस है, कैटरिंग ट्रेनिंग सर्विसेज है, आपने यहां पे मिक्स करके बेचा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओके, फ्लाइट में ओके, जब वो फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वो आपको फूड के साथ भी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई करके देते हैं, फूड के साथ आपकी टिकट का पैसा इतना। अब देखो यहाँ पे इंडिगो वाले का काम फूड बेचना नहीं है, पर उनकी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई फूड बना के देते हैं, और उसके लिए इंडिगो वाले ने फूड खरीदा होगा तो उनको आईटीसी देना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, अगर ये आइटम्स आप अपने बिजनेस के अंदर ओके मज्जा के लिए मज्जा कर रहे हो, डायरेक्टर की पार्टी, इसकी पार्टी, एम्प्लॉय की पार्टी, ये और एम्प्लॉय की कैंटीन फैक्ट्री, नहीं देंगे हम क्रेडिट, जा जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। लेकिन ये आपने खरीदा आगे बिजनेस करने के लिए, मे बी सेम या एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो आपको यहां पे ओके क्रेडिट दे दिया जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये था। अगेन आई रिपीट, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहला थॉट कि अगर ये आइटम्स लर्न करने पड़ेंगे, ये आइटम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप ये खरीद रहे हो तो क्रेडिट नहीं, लेकिन सेम आउटवर्ड सप्लाई या एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए खरीद रहे हो तो क्रेडिट दे दिया जाएगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे। हाँ, मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाऊंगा, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, ये यहाँ पे वो क्या कहते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने वो मोटर व्हीकल लीज पे लिया जो मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको मिलता है अगर डायरेक्ट मोटर व्हीकल खरीदते। कुछ समझा नहीं ना? समझ लो, आपको बस खरीदना था पर आपके पास पैसे नहीं थे अभी, लेकिन अगर आप बस खरीदते तो आपको उसका आईटीसी मिल जाता, क्योंकि 13 के ऊपर कैपेसिटी है। खरीदा नहीं वो बात अलग है, पर अगर खरीदते तो आपको आईटीसी मिल जाता। तो अभी आपने क्या किया, बस खरीदा नहीं, वो लीज पे लिया, वो रेंट पे लिया, तो यहां पे वो लीज का जो जीएसटी लग के आएगा, अभी टेम्परेरी लीज पे लिया, रेंट पे लिया, तो उस पे जो जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उसका क्रेडिट उसके मोटर व्हीकल की एलिजिबिलिटी पे है। थोड़ा मतलब, अगर बस खरीदते तो उसका क्रेडिट मिलता, तो वही अगर लीज पे लिया तो उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कार खरीदना है आपको, कार का क्रेडिट नहीं, तो वो कार अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए रेंट पे ले रहे हो तो उसका भी क्रेडिट नहीं। यानी जो मोटर व्हीकल, जो एयरक्राफ्ट और जो वेसल आपको एलिजिबल है फॉर आईटीसी, वही अगर आप लीज पे लेते हो तो आईटीसी मिलेगा। जो इन एलिजिबल है, यानी जिसके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके लीजिंग के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। एक केस स्टडी सिंपल एग्जाम में आ सकती है, भाई कैब रेंट पे ली गई, रेंट अ कैब फॉर एम्प्लॉय, नहीं मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि कार का कैब जो है, कार का क्रेडिट जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है। कार का क्रेडिट डायरेक्ट नहीं मिलता है तो उसके रेंट का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन यहां एक प्रोविजो जो ध्यान रखने लायक है, प्रोविजो ये कहती है कि वैसे तो इसका क्रेडिट नहीं, लेकिन अगर आपके बिजनेस में वो अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ होगा, मेरी माइन है और माइन में मेरे वर्कर्स का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस निकालना बाय लॉ कंपलसरी है, या फिर कैटरिंग कैंटीन देना बाय कंपलसरी है, या हेल्थ सर्विसेज देना बाय कंपलसरी है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही वैसा है और बाय लॉ कंपलसरी है। अगर इसमें से कोई भी चीज बाय लॉ कंपलसरी होगी तो आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, बाय लॉ कंपलसरी नहीं होगी तो फिर आईटीसी हम नहीं देंगे। तो आपको 3 केस में ये आइटम का आईटीसी मिलेगा। पहली बात, ये आइटम लर्न कर लेना, इसके आईटीसी नहीं। लेकिन अगर ये खरीद कर सेम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे, कंपोजिट मिक्स सप्लाई कर रहे, तो आईटीसी मिलेगा, या फिर अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। चलो ये देखो हमारा कैसे फटाफट हो गया। चलो ये हमने देखा,
यहाँ पे वापस मैं चार्ट पे आता हूँ। तो हमने यहाँ उसके एक्सेप्शंस भी देख लिया, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, अपने जैसे हमारे कंपनी में कुछ हम डायरेक्टर या एम्प्लॉय की मेंबरशिप लेते हैं, क्लब की, हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके आईटीसी नहीं। एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट्स दिए, ओके, क्लॉज बी में ही थर्ड सब क्लॉज, एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट दिए तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ट्रैवल बेनिफिट्स दिए तो आपको उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, आपको शायद याद आएगा शेड्यूल 2 पैरा 6 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने यहां पे किसी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें गुड्स भी उसका और सर्विस भी उसकी, ओके। जैसे आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपने कहा कि देख भाई, गुड्स भी तेरा, सर्विस भी तेरी, और ये कंस्ट्रक्ट करके दे, ये प्रॉपर्टी का रिपेयर करके दे, ये प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करके दे। तो आपने किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ख्याल रहे, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, उसका आईटीसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा क्लास जो था अभी बंद है साल 1.5 साल से। अब उसका पूरा मुझे कुछ टाइल्स निकल गई है, कुछ ये निकल गया है, कुछ या प्लास्टर निकल गया, मैंने रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट दिया, और मैंने रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई देख, गुड्स भी तेरा, सर्विस तेरी, पेंट भी तेरा, चल बता कितना लेगा, फटाफट 10 दिन में खत्म कर इसको। तो मैंने अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली होगी और उसने जीएसटी का बिल दिया होगा, तो उसके जीएसटी का आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा दोस्तों, ओके। तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सवाल है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन में आता क्या है? सो सुनिए, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ख्याल रहे, क्या ख्याल रखना है, समझ लो, मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब क्या, मतलब एक तो पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट के लिए, या फिर ऑलरेडी बनी हुई है, थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या कुछ उसमें ऐड करना है, अल्टर करना है, रिपेयर करना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो सभी कंस्ट्रक्शन माने जाएंगे और मुझे उसका आईटीसी ओके नहीं मिलेगा। और ख्याल रहे, मैं 10 बार कहता हूं, आप 17(5) ने ब्लॉक कर दिया मतलब कर दिया सर, बिजनेस के लिए नहीं, अरे सर बट नो बट शट, ओनली कट टू कट। ये हम यहां पे इवन दो ये सब चीजें बिजनेस के लिए होगी, तभी नहीं बोल दिया है, नहीं बोल दिया, बात खत्म, ओके। इसके आगे सोचने का नहीं, ठीक है। तो अब ये हो गया बेटा यहां पे कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं आपका एक वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी एक छोटी सी केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है, या एक छोटी सी एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकती है, जो आपको मैं बताऊंगा। क्या कि देखो भाई, अभी मेरा हॉल जो है 1.5-2 साल से बंद है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसकी 2 टाइल्स निकल गई हॉल की, अब मुझे क्लासेस फिर से चालू करना है। अब क्लासेस मैं चालू कर रहा हूँ, तो मैंने एक बंदे को बुलाया, यार ये 2 टाइल्स लगा फटाफट, नहीं तो अगर ये 2 मैंने अभी ठीक नहीं किया तो और टाइल्स उखड़ते जाएगी। तो मैंने कहा 2 टाइल्स लगा, उसने कहा कि ठीक है साहब, ओके। उसने कहा, मैंने कहा एक काम कर, टाइल्स भी तू लेके आ, थोड़ा सा सीमेंट और रेती वगैरह लगेगी तू ही लेके आ जा, सैंड लगेगी तू ही लेके आ जा। तो उसने कहा सर ये पूरा करने का मैं आपसे 2,000 रुपये लूँगा। अब मैंने, उसने कहा ठीक है जल्दी कर, मुझे आज शाम तक खत्म करके चाहिए। उसने आया फटाफट, वो 2 टाइल्स लगा दी, सीमेंट विमेंट लगा के, उसमें वाइट सीमेंट लगा के कंप्लीट किया। अब 2,000 रुपये लिए। अब ये 2,000 रुपये मैंने कैपिटलाइज नहीं किए, यानी मैंने बिल्डिंग की असेट के वैल्यू में नहीं ऐड कर दिया, मैंने ये 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। तो ख्याल रहे, अगर आपने जो छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करवाया होगा या रिपेयर करवाया होगा, जिसका खर्चा आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलाउ करते हैं कि ठीक है ये कैपिटलाइज मत करो, ओके, ये आपके मन पे नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहती है उस पर है। तो मैंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया और मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया, तो फिर उसके जीएसटी के क्रेडिट मुझे मिल जाएंगे। यानी वो बंदे ने 2,000 प्लस जीएसटी लगा के दिया, मुझे क्रेडिट मिल जाएंगे। मुझे क्रेडिट कब नहीं मिलेंगे? जब मैंने उसको बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर दिया। समझ लो यही रिपेयर मैं यहाँ पे 50 लाख का करवाता, तो अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है कि ये बड़ा एक्सपेंडिचर है, 50 लाख का है, तो आप इसको कैपिटलाइज करो। अगर मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, अगर समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ सर समझाइए, ये पॉइंट याद रखना।
चलिए, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मुझे आपका ध्यान चाहिए। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली, और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन में रिनोवेशन, रिपेयर्स, अल्टरेशन, एडिशन सब आता है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। पर इसके दो एक्सेप्शन है। ओके, कौन से दो एक्सेप्शन है? अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी लिया होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। थोड़ा इसको आप इमेजिन कर सकते हो, तो मैं वैसा बता देता हूँ। ओके, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ओके, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बांधने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया जिसमें गुड्स भी उसका सर्विस भी उसके, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, आपने अगर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, कोई प्लांट है कोई मशीनरी और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देखी, भाई देखिए मटेरियल भी तेरा, गुड्स भी तेरा, और मुझे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके दे, तो फिर मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा तो मिल जाएगा, ख्याल रहे प्रॉब्लम में आ सकता है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या, मैंने नीचे ली होगी, डेफिनेटली ली होगी, बताता हूँ कहाँ ली है। अरे भाई, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या है? अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन यहाँ पे, वहां चार्ट में भी है पर अब यहाँ है तो ले लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या है? क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया होगा तो यहाँ पे ओके आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी यानी क्या? कोई भी ऐसा एपरेटस, इक्विपमेंट या मशीनरी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ओके, ऐसी एपरेटस, इक्विपमेंट और मशीनरी फिक्स टू द अर्थ होनी चाहिए। अरे बड़ी मशीनरी, बड़ी एपरेटस, बड़े इक्विपमेंट्स फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो। ओके, एंड इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब मैं देखो यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे कोई बड़ी मशीन जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, और वो बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा हूँ और उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। और वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मैं थोड़ा फाउंडेशन बना रहा हूँ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट बना रहा हूँ, और वो फाउंडेशन बनाने के लिए उसका मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसका भी आईटीसी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उसके फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट को भी प्लांट एंड मशीनरी कहेंगे। लेकिन जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सवाल आ सकता है, वो है कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आएगा? प्लांट एंड मशीनरी में लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। यानी कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, ओके, आप उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं कह सकते। जैसे हम नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसे कहते हैं, जब हम फैक्ट्री में जा रहे हैं तो हम कहते हैं हम प्लांट में जा रहे हैं। ओके, वो तुम नॉर्मल प्रैक्टिस में कह रहे हो, पर फैक्ट्री बिल्डिंग ये बिल्डिंग है। ओके, वो इक्विपमेंट में नहीं आती, वो मशीनरी में नहीं आती, वो एपरेटस में नहीं आती, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी। जैसा प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट आई, भाई टेलीकम्युनिकेशन टावर का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, आईटीसी अलाउ मत करना। क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी। पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, ख्याल रहे, ऐसी पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर है। समझ लो मेरे फैक्ट्री से रिवर तक मैंने पाइपलाइन डाली हुई है, फैक्ट्री से रिवर तक अगर मैंने पाइपलाइन डाली हुई है और उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया कि देख यार तेरे को 4 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाना है, तेरा गुड्स तेरी सर्विस, ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, वो पाइपलाइन का जो लेड आउटसाइड द फैक्ट्री है। चलिए, ये हमने देखा यहां पे। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 में व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी। अरे यार, ये बंद हो गया वापस। ठीक है, तो देखो मैं आ गया यहां पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में डी क्लॉज, इनवर्ट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, या एक वर्ड ऐड कर देना, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सॉरी, आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट और बता देता हूं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए खरीदी तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी, मतलब आपका बिजनेस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और आपने सब कॉन्ट्रैक्टर की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, वर्ड्स को सुनना, सब कॉन्ट्रैक्टर की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली फॉर फर्दर सप्लाई, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप खरीद रहे हो फॉर सेम आउटवर्ड सप्लाई, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, ठीक है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर से आपने सर्विस ली। दूसरा, भाई मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं ली, मैंने गुड्स अलग से खरीदे, सर्विस अलग से खरीदी, तो अब लॉ क्या कहता है, आपने कंबाइन खरीदा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो आपको क्रेडिट नहीं। आपने समझ लो सीमेंट, ब्रिक, स्टील, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए खरीदा, या आपने आर्किटेक्ट सर्विस, उसके बाद में सिविल इंजीनियर सर्विस, दुनिया भर की सर्विस ली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने अलग अलग भी खरीदा होगा गुड्स और सर्विसेज, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड आपको कहो क्या, प्रॉब्लम में अगर देखा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स खरीदा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विसेज खरीदा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो आईटीसी बिल्कुल भी अलाउ मत करना, ठीक है, जब तक वो एक्सेप्शन में नहीं आता है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर आगे वो सेम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है। यहाँ पे भी ये भी कंस्ट्रक्शन का ही है कि आपने सेपरेट गुड्स, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स वगैरह खरीदे या सर्विसेज खरीदी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी मान रहा है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसा वी स्मार्ट अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग मान रहा है, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है, अगर आपने गुड्स और सर्विसेज फॉर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा तो मिल जाएगा, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मतलब आप बिल्डर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, और आप जो खरीद रहे हो सीमेंट, सर्विसेज, वो अपने ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद के बिल्डिंग के लिए नहीं खरीद रहे हो, किसी और की बिल्डिंग बांध के दे रहे हो, और आपका बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन है, और उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपने सीमेंट खरीदा, तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन आप खुद की बिल्डिंग के लिए खरीद रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा दोस्तों। चलो ये हुआ, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी आपको पता है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, और एनआरटीपी, चलो इसको जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय एनआरटीपी होगा, ओके, तो वो सिचुएशन में उसको आईटीसी नहीं है, ओके, एनआरटीपी को आईटीसी नहीं है, सीटीपी को है, एनआरटीपी को नहीं है। लेकिन अगर एनआरटीपी कोई इंपोर्टेड गुड्स लाता है, ये स्टार करना, ये एक्सेप्शन कभी कभी आता है, एनआरटीपी अगर इंपोर्टेड गुड्स लाता है और वो इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी पे करता है तो उसका आईटीसी है। लेकिन एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो अगर बंदा इंडिया में आके कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदता है तो उसका नहीं है, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, ओके। अब ये पॉइंट समझ लेना कि भाई अगर आपने कंपोजिशन डीलर से खरीदा होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जो एग्जाम में आ सकता है, जिसके ऊपर बहुत सारी एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है, क्या, गुड्स लॉस, या आपने खरीदा हुआ गुड्स लॉस्ट हो गया, चोरी गया, डिस्ट्रॉय हुआ, या जिसकी वैल्यू आपने राइट ऑफ कर दी, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, और लिए होगे तो रिवर्स करने पड़ेंगे, ओके, लिए होगे तो रिवर्स करने पड़ेंगे। यानी आपने कोई गुड्स खरीदा, लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, या फिर आपने खरीदा हुआ गुड्स गिफ्ट दे दिया या एज ए फ्री सैंपल दे दिया, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सी बार आता है। और लास्ट, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 और 130, मतलब किसी ने बाय फ्रॉड अगर कोई टैक्स दिया होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट आपको लर्न करना है, एग्जाम में बहुत काम आती है, एग्जाम में इसके प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये बहुत काम आती है। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमारा ओके ब्लॉक सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट खत्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब ब्लॉक क्रेडिट तो हमने देखा, ओके, ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट कैसे रहता है, जैसा ये डायग्राम से एक फंडा आपको समझा देता हूं। और फंडा क्या है? फंडा ये है कि पहला केस लेता हूं, जैसे आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने इनपुट्स खरीदा, इनपुट सर्विस खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, जिसके ऊपर जीएसटी पास ऑन हुआ है, और आपका आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई आपका टैक्सेबल है, जीएसटी दे रहे हो, या जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड मतलब नील रेट नहीं, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव वाला जीरो रेटेड सप्लाई। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 7 हमने 17(5) देखा, अब मैं आपको 17(1), 2, 3 पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर आपने इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल के लिए खरीदा होगा, या आपने ये जीरो रेट के लिए खरीदा होगा, जो एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर टैक्स जीरो लगता है,
तो एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो एक्सपोर्ट के लिए खरीदा होगा तो आपको आईटीसी दे दिए जाएंगे। यानी इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली, ये वर्ड मैं जानबूझ के एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली यूज इन टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ये बेसिक फंडा है। लेकिन दूसरा फंडा गवर्नमेंट का समझ लो, यानी एग्जाम में आया तो आपको पॉइंट ये होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो। अब एग्जाम सप्लाई मतलब क्या? वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल। कुछ याद है आपको? अगर आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं दिए जाएंगे, आपको आईटीसी नहीं दिए जाएंगे। अगर आप सेक्शन 17(3) पढ़ते हो तो सेक्शन 17(3) में एग्जाम सप्लाई में और कुछ एक्टिविटीज आती है, जैसे रिवर चार्ज वाला सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई में आता है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी एग्जाम सप्लाई में आता है, उसके बाद में यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एग्जाम सप्लाई में आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस एग्जाम सप्लाई या सप्लाई फॉर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा आप बिजनेस में दोनों सप्लाई कर रहे हो। कौन से दोनों सप्लाई कर रहे हो? टैक्सेबल और एग्जाम। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी। वी स्मार्ट एकेडमी अपने ऑफिस से ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज भी देती है और बुक सेल भी करती है। अब बुक सेल एग्जाम सप्लाई है, तो बुक सेल मेरा एग्जाम सप्लाई है और ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस मेरा टैक्सेबल सप्लाई है। एक ही जगह से दो सप्लाई कर रहा हूं। अब इसमें मैं मेरे बिजनेस में क्या कर रहा हूं? ओके, मेरे बिजनेस में कुछ ऐसे इनपुट्स है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहे हैं। मतलब क्या? जैसा ट्रेनिंग कोचिंग के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स है। इनपुट्स यानी कौन से इनपुट्स बेटा? जैसे मैंने आपको नोट्स के लिए पेपर खरीदा और मेरी ट्रेनिंग कोचिंग में नोट्स दिया आपको, मैं बुक से अलग कर रहा हूँ। नोट्स जो मेरे सर्विस का पार्ट है उसके लिए पेपर खरीदा वो दे रहा हूँ। ओके, ट्रेनिंग कोचिंग के लिए मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है, उसके लिए इनपुट्स खरीदे, इनपुट सर्विस खरीदी, या फिर मैंने बेंचेस कैपिटल गुड्स, कैमरा कैपिटल गुड्स, टीवी कैपिटल गुड्स खरीदे जो एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग कोचिंग के लिए, उसके मेरे को पूरे आईटीसी मिल जाएंगे। दूसरा इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली अगर मैं एग्जाम के लिए खरीदूं, यानी एक्सक्लूसिवली मैं एग्जाम या नॉन बिजनेस के लिए खरीदूं, तो लॉ ये कहता है कि इसके आईटीसी हम नहीं देंगे। इसके आईटीसी क्यों नहीं देंगे? ओके, जैसे मैंने बुक सेल है मेरी, मैं बुक बनाता हूं, ओके, और बुक भी सेल करता हूं, उसके लिए मैंने पेपर खरीदा होगा, उसके मेरे ओके जॉब प्रिंटिंग चार्जेस है या उसके कुरियर सर्विस है, उसका यहाँ पे इनपुट है, उसके लिए कोई स्पेशल कैपिटल गुड्स होगा, तो जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए उसके आईटीसी मुझे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो लॉजिकली समझ में आता है कि जो इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली जीरो टैक्सेबल के लिए यूज किया उसका आईटीसी है, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज किया उसका आईटीसी नहीं है। लेकिन अब मेरे ऑफिस में कुछ इनपुट्स कैपिटल गुड्स कॉमन है, समझ लो। ओके, ऑफिस में ऊपर फैन चल रहा है, फैन मैंने बिजनेस के लिए खरीदा। अब वो फैन में आप आए, आपने कहा सर क्लास में एडमिशन लेनी है, टैक्सेबल है। दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि सर मुझे बुक परचेस करना है। मैंने कहा रुक जा, तू साइड में जा, ये फैन की हवा तुझे नहीं लगनी चाहिए, तू साइड में जा। क्यों? क्योंकि ये फैन ना एक्सक्लूसिवली ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे। ओके, तू तो बुक्स के लिए आया, तेरा वाला फैन वो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, फैन तो दोनों के लिए सेम हवा देगा। ओके, तो ऐसे केस में कुछ इनपुट्स, कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ इनपुट सर्विस कॉमन भी हो सकते हैं, जो एग्जाम के लिए भी यूज किया जा रहा है, जो टैक्सेबल के लिए भी यूज किया जा रहा है। अगर आपके इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज कॉमन है तो वो केस में आपको आईटीसी अलोकेट करना पड़ता है। ओके, यानी कितना एग्जाम के लिए कितना टैक्सेबल के लिए, क्योंकि आपने तो खरीदा है, उसका आईटीसी आपको अलोकेट करना पड़ेगा, एग्जाम का और टैक्सेबल का। अब ये जो आईटीसी आप अलोकेट करोगे, इसके लिए अलोकेशन के लिए दो रूल दिए गए हैं, रूल 42 और रूल 43। ओके, रूल 42 और रूल 43। ओके, तो बेटा यहां पे एक बात आपको बता देता हूं बेटा, रूल 42 एंड रूल 43, यानी इसमें जो फॉर्मूला था T1 T2 T3 T4 वगैरह का, तो अब ये जो ये दोनों रूल फॉर सीए इंटर, मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूं, फॉर सीए इंटर सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस। आपको इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
यानी जो अभी इंस्टीट्यूट का एक्सक्लूजन आया है, उस एक्सक्लूजन में रूल 42 और रूल 43 ये दोनों रूल एक्सक्लूड कर दिए है। वैसे मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया भी नहीं था आपको, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मली बेस्ड रूल है और इंटर लेवल पे थोड़ा हैवी डिस्कशन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड कर दिए है। तो चलिए, ये अच्छी बात है। अब आपको रूल 42 और 43 नहीं पढ़ना है। चलो आते हैं अभी आगे। चलिए, सेक्शन 18 आईटीसी इन केस ऑफ स्विचिंग क्रेडिट। हाँ, अब ये वाला पार्ट थोड़ा फटाफट समझ लो। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, ध्यान से देखना, पहले आप अनरजिस्टर्ड थे और बाद में रजिस्टर्ड हुए, तो और आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। सुनिए ध्यान से, आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जिस दिन आप रजिस्टर्ड में आओगे, लायबल टू रजिस्टर्ड होगे और आप रजिस्टर्ड मानोगे, उसके आगे तो आपने जो परचेस की उसके तो आईटीसी मिलेंगे, लेकिन उस दिन आपके पास जो इनपुट का स्टॉक होगा, ध्यान सुनिए, इनपुट का स्टॉक होगा या कुछ आप मैन्युफैक्चर होगे तो सेमी फिनिश गुड्स में इनपुट्स होगे या फिनिश गुड्स में इनपुट्स होगे, उस दिन जिस दिन आप स्विच हुए अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में, उस दिन जो आपके पास इनपुट का स्टॉक होगा या ऐसे इनपुट जो सेमी फिनिश गुड्स में है या ऐसे इनपुट जो फिनिश गुड्स में है, उसके क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इनपुट के होंगे, पर कैपिटल गुड्स के नहीं होंगे। ये सिचुएशन में जब आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो। एक बार फिर से, जब आप अनरजिस्टर्ड थे तो आपको आईटीसी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड थे, टैक्स ही नहीं दे रहे थे। फिर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। ओके, आप थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। नॉर्मल स्कीम में आ गए तो जिस दिन आप स्विच हुए अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, लायबल हुए और आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, तो जो पुराना कोई स्टॉक होगा, पुराना जो अनरजिस्टर्ड के टाइम खरीदा था, उसके क्रेडिट आपने नहीं लिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसमें से जो बचा स्टॉक होगा आज, क्योंकि आप रजिस्टर्ड में आ चुके हैं, तो उसका इनपुट का क्रेडिट ले लो। अब वो बचा हुआ स्टॉक कैसे निकालना? आपके स्टोर में पड़ा होगा या कोई डब्ल्यूआईपी में पड़ा होगा या कोई फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं उसमें पड़ा होगा। ओके, तो वो स्टॉक का आप कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है, पर एग्जाम में तो इजी है, मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए थे। उसका क्रेडिट आप ले लो, उसका क्रेडिट आप ले लो, लेकिन हम सिर्फ इनपुट का क्रेडिट देंगे, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको नहीं देंगे। ये था अब जब आप स्विच होते हो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में। ठीक है। दूसरा बेटा, कंपोजिशन स्कीम। आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे तो आपको आईटीसी के क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो तो आपको क्रेडिट मिलते नहीं है, तो ऐसे केस में आपने आईटीसी के क्रेडिट नहीं लिए। अब आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ होगी। क्यों? क्योंकि 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख खत्म हो गया, या फिर आपने 10-2 की कोई कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की मतलब आपने इंटरस्टेट कर दिया, ईसीओ कर दिया और कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई, तो आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। जिस दिन आप स्विच हो जाओगे, यानी कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आओगे, उसके पहले दिन, प्रॉपर लॉ पढ़ना, उसके पहले दिन प्रेसिडेंट डेट को, यानी जिस दिन आप स्विच हो रहे 10 को, 10 को, तो 9 को जो स्टॉक रहेगा, ओके, 9 को जो स्टॉक रहेगा, इसमें आपको इनपुट का जो स्टॉक रहेगा, फिर वो स्टोर में हो, सेमी फिनिश गुड्स में हो या फिनिश गुड्स में हो, उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा होमवर्क आपको दूंगा, घर पे इसके प्रॉब्लम जरूर देख लेना, मैं सिर्फ कंसेप्ट यहां रिवाइज करके दे रहा हूं, उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरा ये सिचुएशन में कैपिटल गुड्स के भी मिलेंगे। मतलब ड्यूरिंग दिस आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, ड्यूरिंग दिस कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, तो उस कैपिटल गुड्स के भी आईटीसी आपको मिल जाएंगे, पर पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। समझ लो आपने कैपिटल गुड्स खरीदा यहाँ पे 10 लाख का, और उसके ऊपर जीएसटी है यहाँ पे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पूरा नहीं मिलेगा। 2 लाख माइनस 5% पर क्वार्टर, यानी जब खरीदा टिल द डेट ऑफ स्विच, ओके, ये क्वार्टर निकाला जाएगा। आपने खरीदा होगा, समझ लो, ओके, यहाँ पे 2 फेब को, और आप स्विच हुए 10 अगस्त को, आप स्विच हुए 10 अगस्त को, ओके, तो खरीदा कब कैपिटल गुड्स आपने 2 फेब को, और स्विच कब हुए 10 अगस्त को, तो आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है। तो पहला कैलेंडर क्वार्टर, ओके, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि फरवरी में खरीदा इसलिए कैलेंडर क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। दूसरा अप्रैल मई जून,
तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर पार्ट ऑफ द क्वार्टर होगा तो भी पूरा लेना पड़ेगा, तो 3 कैलेंडर क्वार्टर हुए तो 5% पर क्वार्टर इंटू मतलब 3 क्वार्टर का 5%, यानी आपको 15% कम करना है। यानी 2 लाख इंटू 15% अगर मैं लूँ तो यहाँ पे वो 30,000 हो जाते हैं, तो 2 लाख माइनस 30,000 यानी आपको क्रेडिट ओके स्विचिंग जिस दिन हुआ उसका 1.7 लाख ही क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अलाउड है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आते हो तो ओनली ओके आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आते हो तो सिर्फ इनपुट का क्रेडिट है। अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आते हो तो आपको इनपुट का भी है और कैपिटल गुड्स का भी है 5% पर क्वार्टर और फ्रॉम देयर पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और ये आपको क्वार्टर कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं, आपको ये क्वार्टर कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं। आपको ये समझ में आया? ओके यहाँ पे जस्ट अ मिनट बेटा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं। सेम प्रिंसिपल आपको एग्जाम से टैक्सेबल में लगाना है। पहले आपका प्रोडक्ट एग्जाम था तो अभी अभी हमने देखना आपने आईटीसी नहीं लिया होगा, इनपुट का भी आईटीसी नहीं लिया होगा और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी आपने नहीं लिया होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट एग्जाम था। आज गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन विड्रॉ कर लिया, आपका जो गुड्स होगा या सर्विस होगा और आप टैक्सेबल में आए, तो जिस दिन आप स्विच हुए उसके पहले वाले दिन में, जिस दिन आप स्विच हुए उसके पहले वाले दिन पे जो भी इनपुट्स होंगे उसके आईटीसी मिल जाएंगे और कैपिटल गुड्स के भी आईटीसी आपको मिल जाएंगे। सुनो, कैपिटल गुड्स के भी आईटीसी मिल जाएंगे पर रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर। ठीक है, अब लास्ट यहां पे अब वो क्या कहते हैं, स्टॉक टू बी टेकन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विचिंग, मतलब ये जो भी स्टॉक लिया जाएगा जिस दिन स्विच हुआ उसके पहले वाला, और आईटीसी ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स अवेलेबल ओनली इफ परचेस इन लास्ट 1 ईयर। अब ये वाला पॉइंट समझ लो, परचेस इन लास्ट 1 ईयर, जो भी आप क्रेडिट ले रहे हो ये स्टॉक का, इनपुट का, कैपिटल गुड्स का जो भी है, ये पिछले 1 साल की परचेस होनी चाहिए। मतलब इसके इनवॉइस स्विचिंग के लास्ट 1 ईयर में आने चाहिए, इसके परचेस इनवॉइस जिस दिन स्विच हुआ उसके लास्ट 1 ईयर में आने चाहिए। अगर बहुत पुराना स्टॉक होगा, पुराना मतलब उसके 1 साल पहले वाला स्टॉक होगा तो उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। जिस दिन स्विच हुआ, सुनो, जिस दिन स्विच हुआ उसके लास्ट 1 ईयर की परचेस वो होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमने देखा यहां पे। ओके, आपको ट्रांजिशन में आईटीसी कैसे मिलेगी, सेक्शन 18 में। दूसरा, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अब सिचुएशन उल्टा हो सकता है कि आप नॉर्मल लेवी में थे, आप नॉर्मल टैक्स दे रहे थे 12%, 18%, और आप कंपोजिशन में चले गए, यानी 1 तारीख से आपने कंपोजिशन स्कीम फिर से ले ली, नॉर्मल से कंपोजिशन में आ गए। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप उल्टा हो रहा है, उल्टा स्विचिंग है, आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहे हो। तो जब आप नॉर्मल में थे तो आपने इनपुट्स के क्रेडिट लिए थे, जो भी इनपुट्स खरीदे थे, कैपिटल गुड्स के भी क्रेडिट लिए थे जो भी आपने, और इनपुट सर्विस के भी क्रेडिट लिए थे आपने क्योंकि आप नॉर्मल स्कीम में थे। अब आप कंपोजिशन स्कीम में स्विच हो रहे हो, तो कंपोजिशन स्कीम में स्विच होते वक्त गवर्नमेंट कहती है स्विच होने के पहले दिन जो भी आपका इनपुट का स्टॉक होगा, ओके, इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक कंटेनिंग इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, ओके, तो जो भी आपका इनपुट का स्टॉक होगा और कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी फॉर रिमेनिंग लाइफ, ये इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जिस दिन आप स्विच हो रहे हो नॉर्मल लेवी टू कंपोजिशन, टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जाम, पहले टैक्सेबल था, आप एग्जामिशन में आ गए, तो जिस दिन आप स्विच हो रहे हो उसके पहले दिन जो भी इनपुट आपके स्टॉक में होगा, सुनना, जो भी इनपुट आपके स्टॉक में होगा उसका आईटीसी निकालना पड़ेगा। जिसका आईटीसी आप पहले ले चुके थे, अब जो स्टॉक वाला इनपुट है उसका आईटीसी निकालना पड़ेगा और आपके क्रेडिट लेजर से रिवर्स करना पड़ेगा, यानी पूरा उल्टा ही करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसकी जितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी। अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का आईटीसी कैसे निकालते हैं आप अब इसके लिए नोट्स देखना। यहाँ 5% नहीं है, यहाँ पे आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालना पड़ेगा, और ये एरिया में थोड़ा आप नोट्स देख लेना, मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिया वो देख लेना। ओके, इनवॉइस अवेलेबल, रिवर्सल शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। मतलब क्या, अब आपका जो स्टॉक में पड़ा हुआ गुड्स है उसके इनवॉइस अवेलेबल है तो इनवॉइस के बेसिस पर रिवर्सल होगा, और अगर इनवॉइस नहीं अवेलेबल है तो उस वो स्टॉक की जो आज मार्केट वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू पे उसका रिवर्सल किया जाएगा, जीएसटी का रिवर्सल किया जाएगा। और एक लास्ट बात, आपने रिवर्स करने के बाद अगर आईटीसी में कोई बैलेंस होगा, आपने रिवर्स करने के बाद आईटीसी में कोई बैलेंस होगा तो वो लैप्स हो जाएगा, वो बेटा लैप्स हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से हमने जो
आपके सिलेबस में एप्लीकेबल था वो पूरा मैंने रिवाइज कर दिया है। आई होप ये रिवीजन आपको बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, आपने डेफिनेटली इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, आईटीसी को ओके, बाय बेटा। ओके बच्चों, तो यहाँ रुकते हैं।